फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के शिष्य भी संप्रदाय गुरु के कंधे पर एक छोटे पीले सांप को लिपटा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नमस्कार संप्रदाय गुरु। तीनों बुजुर्ग भी मुख्य हॉल में आ गए। केवल श्री सीता ने अथर्व को हल्के से प्रणाम किया, जबकि प्रवीण सिंह और जीत कुमार ने अथर्व को बस एक नज़र देखा। अथर्व को कोई आपत्ति नहीं थी, उनके इरादे जानना ही काफ़ी था। फिर वह आगे बढ़कर मुख्य सीट पर बैठ गया। संप्रदाय गुरु, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आप उड़ती आत्मा संप्रदाय में एक बाहरी व्यक्ति को लेकर आए थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह व्यक्ति कौन है? हालांकि हमारा उड़ती आत्मा संप्रदाय इस समय कोई बड़ा संप्रदाय नहीं है, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहां बाहरी लोग बेरोक-टोक प्रवेश कर सकें। जैसे ही अथर्व बैठी, प्रवीण हेबो की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई और उसने अथर्व से सवाल किया। उसके स्वर में आरोप का एक मजबूत भाव था। आह, मैं ये बात सबको बताना भूल गया। मैं पिछले कुछ दिनों से एकांतवास में हूँ। वह व्यक्ति एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जिसे मैंने अपने उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। फिलहाल वे अस्थायी रूप से एल्डर का पद संभालेंगे, अथर्व ने शांति से कहा। क्या? बिल्कुल नहीं, प्रवीण सिंह ने तुरंत आपत्ति जताई। जीत कुमार के चेहरे पर भी इस पल उदासी छा गई। श्री सीता ने अथर्व को बड़ी उलझन भरी आंखों से देखा। अन्य शिष्य भी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एल्डर प्रवीण ने आपत्ति क्यों की? अथर्व को प्रवीण सिंह की प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बेशक वे इस बात पर आपत्ति जताते। संप्रदाय गुरु, हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय का वरिष्ठ बनना कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई सिर्फ अपनी इच्छा से कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल होना भी चाहता है तो उसे हम तीनों वरिष्ठों की सहमति की आवश्यकता होती है। संप्रदाय गुरु को अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। कार्यकारी संप्रदाय गुरु की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रवीण सिंह ने कहा। अथर्व ने तुरंत अपनी नज़र प्रवीण सिंह पर गड़ा दी। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, एल्डर हुआंग, अगर सब कुछ आप तीनों एल्डर्स ही तय करते हैं तो फिर संप्रदाय गुरु रखने का क्या फ़ायदा? आप तो बस यही नहीं चाहते कि आपके साथ कोई और एल्डर हो जिससे आपकी शक्ति कम हो जाए, है ना? मैं आपको अभी बता दूं, मैंने इस एल्डर पद का वादा पहले ही कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना वादा तोड़ दूं? हिस। अथर्व के दिल में तीक्ष्णता महसूस करते हुए लिटिल ड्रैगन ने अपनी जीभ भी हिलाई। उसकी निगाहें प्रवीण सिंह पर टिकी रहीं। अथर्व की नज़रें पाकर प्रवीण सिंह चौंक गया, मानो उसे दबा हुआ सा महसूस हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक साधारण से लड़के से, जो अभी भी अनपढ़ था, इतना डराया क्यों जा रहा है। वह जल्दी से संभला और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सिर्फ अभिनय करने वाले संप्रदाय प्रमुख हो। तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अपनी बात तोड़ते हो तो ये तुम्हारा अपना मामला है। अथर्व प्रवीण सिंह को घूर रहा था। उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। इस समय प्रवीण सिंह को मारने के लिए उसकी ताकत अभी भी अपर्याप्त थी, और अगर वह कर भी पाता तो भी हमला करने का सही समय नहीं था। प्रवीण सिंह को मारने से जीत कुमार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता। बहुत संभव है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर आनंदा शास्त्री को मारने की कोशिश की थी। साथ ही फीलिंग संप्रदाय में उसकी नींव अभी स्थिर नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि इसे क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा काली तलवार संप्रदाय और राक्षस द्वार से भी मुसीबतें आ रही थीं। क्या किसी को मेरे बड़े का पद लेने के बारे में कोई राय है? तभी मुख्य हॉल के अंदर हवा से एक आवाज़ प्रकट हुई जो विस्फोट की तरह सभी के कानों में पड़ी, जिससे उनके कान सुन्न हो गए, विशेष रूप से प्रवीण सिंह के, जिनके कान लगातार भिनभिना रहे थे। आवाज़ पड़ते ही दो आकृतियां, एक बड़ी और एक छोटी, मुख्य हॉल में मानो कहीं से प्रकट हो गईं। किसी को पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब अंदर आ गईं। जो दो लोग वहां पहुंचे वे वास्तव में आत्माहरण विष गुरु सत्यजीत और पायल थे। आत्माहरण विष गुरु सत्यजीत पायल को धीरे धीरे आगे ले जा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, वे किसी की ओर सीधे नहीं देख रहे थे। लेकिन उस पल पूरा मुख्य हॉल मानो अचानक किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो और सबकी रूह कांप रही थी। इतनी शक्तिशाली ताकत! आखिरकार तीनों बुजुर्ग मार्शल सोल स्तर के साधक थे। इस आभा को महसूस करते ही उनके चेहरे सदमे से भर गए। इस आभा का स्तर उनसे कहीं ज्यादा था। नवागंतुक की शक्ति निश्चित रूप से अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। बड़े गुरु, आप क्यों आए हैं? अथर्व थोड़ा मुस्कुराया। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वह तुरंत खड़ा हुआ और आत्मा चोरी करने वाले जहर गुरु को उसकी कुर्सी पर बैठने में मदद की, जबकि वह आत्मा चोरी करने वाले जहर गुरु सत्यजीत के पीछे खड़ा था। आत्मा चोरी करने वाले जहर गुरु सत्यजीत के रंग रूप को देखकर लग रहा था कि उसमें काफी सुधार हुआ है। कम से कम अब तो कोई बड़ा खतरा नहीं रहा। ये दृश्य देखकर सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। संप्रदाय गुरु वास्तव में इस वृद्ध व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे। आत्माहरण विष गुरु प्रवीण सिंह जो कुछ और कहना चाहते थे, पर आभा का प्रभाव महसूस करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और उन्होंने अपने शब्द वापस निगल लिए। मैंने देखा कि आप सभी अनुपस्थित थे, इसलिए मैं एक नज़र डालने आया।
संयोग से मैंने सुना है कि कोई नहीं चाहता कि मैं उड़ती आत्मा संप्रदाय का एक बुजुर्ग बनूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका विरोध कौन कर रहा है। आत्माहरण विश्व मास्टर सत्यजीत ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक तीखी नज़र सभी पर फैल गई, अंततः जानबूझकर या अनजाने में प्रवीण सिंह पर टिक गई। प्रवीण सिंह की आत्मा की गहराइयों में एक सिहरन दौड़ गई। इस बूढ़े आदमी की नज़रों से प्रवीण सिंह सिहर उठे। संप्रदाय गुरु। मुख्य हॉल में एक जोरदार आवाज आई। उड़ती आत्मा संप्रदाय का एक शिष्य कुछ घबराया हुआ सा दौड़ता हुआ अंदर आया। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बोलो, अथर्व ने पूछा। काली तलवार संप्रदाय के लोग आए हैं और कह रहे हैं कि वे संप्रदाय के गुरु से मिलना चाहते हैं, शिष्य ने जल्दी से कहा। क्या वे आखिरकार आ गए हैं? अथर्व ने भौहें उठाईं और पूछा। ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट कितने लोगों को लेकर आया है? संप्रदाय गुरु को सूचित करते हुए कुल 200 लोग एक विशाल जुलूस के साथ आए हैं, जो भयंकर दिख रहे हैं, फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के शिष्य ने होश में आने के बाद कहा। लगता है तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देख लूंगा। आत्माहरण करने वाले जहर मास्टर ने मुड़कर अथर्व की ओर देखा और कहा। तो मैं एल्डर सत्यजीत को परेशान करूंगा, अथर्व हंसा। इस बूढ़े जहर गुरु के रहते सिर्फ ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ही बदकिस्मत होंगे। एल्डर हुआंग, क्या एल्डर सत्यजीत के हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय के एल्डर बनने के बारे में आपकी कोई और राय है? अथर्व तुरंत बाहर नहीं गया, बल्कि प्रवीण सिंह से पूछा। प्रवीण सिंह के हाव भाव बदल गए। वह जीत कुमार ऊ से नजरें मिलाए बिना न रह सका। वे स्वाभाविक रूप से अथर्व के शब्दों का अर्थ समझ गए। अब जबकि ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट एक विशाल जुलूस के साथ आया था, वे निश्चित रूप से कुछ दिन पहले हुई घटना के कारण परेशानी खड़ी करने आए थे। अगर उन्होंने विरोध किया तो ये रहस्यमय विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से मदद नहीं करेगा और उन्हें कार्रवाई करनी होगी। ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट में बड़ी संख्या में लोग थे और उनका कोई मुकाबला नहीं था। संप्रदाय गुरु, यदि यह। प्रवीण सिंह ने आत्माहरण विश्व गुरु की ओर देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उनसे कैसे बात करे। फिर उसने कहा, अगर यह एल्डर सत्यजीत ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों को दबा सकता है तो स्वाभाविक रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उड़ती आत्मा संप्रदाय को शक्तिशाली विशेषज्ञों की जरूरत है जो इसमें शामिल हो सकें। आत्माहरण विश्व गुरु सत्यजीत ने हल्की सी खर्राटे भरी। एक जीर्ण शीर्ण संप्रदाय में शामिल होना और फिर भी लोग असहमत होना। कई बड़े संप्रदायों ने उससे जुड़ने की विनती की थी, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। वह अथर्व की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। अगर यह बच्चा न होता तो स्वाभाविक रूप से वह इस उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल न होता। बच्चे, महान चीजें हासिल करने के लिए निर्दयी होना जरूरी है। मैं तुम्हारी वजह से उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हुआ और बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश न करो। कभी कभी ज्यादा सोचने से तुम थोड़े झिझकते हुए लग सकते हो। सफलता हड्डियों के पहाड़ पर टिकी होती है और किसे परवाह है कि जमीन की नदियां खून से लाल हो जाएं। तुम खुद फैसला करो। चलो पहले उस काली तलवार संप्रदाय को देखते हैं। अथर्व के कानों में आत्मा चोरी विश्व गुरु की आवाज गूंजी। तुरंत ही आत्मा चोरी विश्व गुरु उठकर मुख्य हॉल से बाहर चले गए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, अथर्व ने मन ही मन सोचा। इस समय आत्माहरण करने वाले जहर गुरु के शब्द निस्संदेह उसके दिल में वज्रपात की तरह थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय, अब से मैं आधिकारिक तौर पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लूंगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा, अपने दिल की उदासी को दूर करते हुए। उसने पायल का छोटा सा हाथ पकड़ा, आत्माहरण करने वाले जहर गुरु के पीछे पीछे गया और कहा, चलो उस काली तलवार संप्रदाय से मिलते हैं। मुख्य हॉल के बाहर अथर्व और अन्य लोग बाहर पहुंचे और वे फेई लिंग पर्वत के बाहर थे। उस समय लगभग 200 लोग इकट्ठे हुए थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय के सदस्यों की आकृतियां देखकर एक हल्की सी नाराज आवाज पहले ही हवा में फैल चुकी थी। उड़ती आत्मा संप्रदाय ने मेरे शिष्य को पकड़ लिया और घायल कर दिया, इसका क्या मतलब है? अगर तुम आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मेरा काला तलवार संप्रदाय तुम्हारा अंत नहीं करेगा। अथर्व आगे बढ़ा और आत्माहरण विश्व गुरु सत्यजीत के पास खड़ा होकर काली तलवार संप्रदाय से आए लोगों का आकलन कर रहा था। लगभग 200 लोग, जो काली तलवार संप्रदाय का 2/3 हिस्सा थे। पहले कुछ लोग काली तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ थे, साथ ही काली तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु रतन चौहान भी थे, जिनका साधना आधार तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा था। एक स्पष्टीकरण, तुम्हें किस तरह का स्पष्टीकरण चाहिए? अथर्व ने रतन चौहान का आकलन किया। उसका आभामंडल शक्तिशाली था। अगर वह अकेले रतन चौहान का सामना करता तो अथर्व को स्वाभाविक रूप से कुछ शंकाएं होती, लेकिन इस समय आत्माहरण विश्व गुरु सत्यजीत के साथ अथर्व स्वाभाविक रूप से निडर था। इस समय रतन चौहान के पास महल की वह महिला जिसका कान अथर्व ने उस दिन अग्नि छाया उंगली से काट दिया था, रतन चौहान से कुछ कह रही थी। रतन चौहान की नज़र भी अथर्व पर टिकी हुई थी। बच्चे, क्या तुम उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हो? अभी भी अनुभवहीन हो? मुझसे बात करने के लिए किसी सभ्य व्यक्ति को ढूंढो। कियान बाटियन ने अथर्व की ओर देखा और ठंडी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में उसने महसूस किया कि अथर्व का स्वरूप कुछ परिचित लग रहा था। रतन चौहान, इसका क्या मतलब है?
तुम ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय एक शक्तिशाली जुलूस के साथ आए हो, तुम क्या करना चाहते हो? श्री सीता बोला, श्री सीता, आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय ने मेरे ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य को पकड़ लिया है, उसे जल्दी से सौंप दो, अन्यथा मैं आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को बर्बाद कर दूंगा। ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच एक हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी कहा। इस समय श्री सीता, प्रवीण सिंह और जीत कुमार ऊ ने भी अथर्व की ओर अपनी नजरें घुमाईं। ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट का वह युवक जिसे उस दिन अथर्व ले गया था, तब से फिर कभी दिखाई नहीं दिया था। अथर्व ने सभी पर नजर डाली, उसकी नज़र काली तलवार संप्रदाय के लोगों पर टिकी थी और कहा, वह पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है। जैसे ही अथर्व के शब्द गिरे, ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट से कई शक्तिशाली आभाएं एक साथ उठीं और आसपास के आकाश को घेर लिया। मेरा काला तलवार संप्रदाय आज तुम्हारे उड़ती आत्मा संप्रदाय को ध्वस्त कर देगा। रतन चौहान गुस्से में दहाड़ा, एक मामूली मार्शल सोल इतना बेतहाशा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम इसके लायक नहीं हो। एक आवाज आई और अचानक आसपास की हवा थम गई, ठंडी हवा चुभ रही थी। और जैसे ही तापमान गिरा, आसपास के आसमान में अचानक एक ठंडी आभा छा गई। आज 7 अपडेट, ताज़े फूलों, सिफारिशों, कॉफ़ी और इनामों की भीख मांग रहा हूँ। शुक्रिया। सदस्यता की तलाश में, फूल की तलाश में। भाइयों, जो पायरेटेड प्रतियां पढ़ते हैं, अगर आपके पास साधन है तो कृपया असली संस्करण का समर्थन करें। धन्यवाद। काली तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों के दिलों में अचानक ठंडक दौड़ गई। जैसे ही वे गुस्से में बोलने वाले थे, उनके शब्द अचानक रुक गए। आवाज के स्रोत को भांपकर ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों ने आखिरकार अथर्व के बगल में खड़े पीले चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर नजर घुमाई। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति से एक जानलेवा आभा निकल रही थी, उसकी ठंडी निगाहें चारों ओर फैल रही थीं। इस निगाह से घूरने पर लोगों के पसीने छूट रहे थे। अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। आत्मा का पीछा करने वाला जहर मार्शल सत्यजीत एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अजनबियों को नहीं जाना चाहिए था, और वह निश्चित रूप से एक खूनी और निर्दयी व्यक्ति था। उसका उससे कुछ संबंध होना उसके गंभीर रूप से घायल होने पर बने रिश्ते की वजह से था, वरना वह इस बूढ़े जहर को छोटे से उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल होने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकता था। इस बर्फीली आभा को महसूस करते ही रतन चौहान, जो पहले गुस्से में था, अचानक अपनी अभिव्यक्ति में नाटकीय बदलाव लाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय को अचानक एक अनजान विशेषज्ञ मिल जाएगा। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की हत्या की खुली नीयत उस पर केंद्रित थी, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। आभा से उस व्यक्ति की शक्ति अत्यंत प्रबल लग रही थी। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल सत्यजीत को घूरते हुए रतन चौहान अचानक बोला, क्या मैं आपका सम्माननीय नाम जान सकता हूँ श्रीमान? मैं काली तलवार संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय में आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने आपको परेशान किया है। यदि ऐसा है तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। रतन चौहान के दिल में अब इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान था। ये व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था, और अगर उसने उड़ती आत्मा संप्रदाय के मामलों में दखल दिया तो उसे डर था कि उसे कोई लाभ नहीं होगा। इस समय रतन चौहान की बातें सुनकर उड़ती आत्मा संप्रदाय और काली तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये रतन चौहान हमेशा से घमंडी और दबंग रहा था, फिर भी अब वह इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति से बड़े सम्मान से बात कर रहा था, यहाँ तक कि उससे दूर रहना चाहता था। बेशक काली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग भी इस काले वस्त्रधारी बूढ़े से निकलती आभा को महसूस कर सकते थे। इस व्यक्ति को भड़काना बेहद मुश्किल था। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल सत्यजीत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं आज उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया और तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जाकर परेशानी खड़ी करने आए हो। ऐसे में मुझे भी तुम्हारे खिलाफ जाना होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, आत्मा का पीछा करने वाला जहर मार्शल सत्यजीत धीरे धीरे आगे बढ़ा और रतन चौहान की ओर चल पड़ा। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल को अपनी ओर आते देख रतन चौहान के हाव भाव में भारी बदलाव आया और उसने तुरंत कहा, सर, आपने गलतफहमी जताई है। पहली बात, मुझे नहीं पता था कि आप आज उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। दूसरी बात, मैं सचमुच इसलिए आया हूं क्योंकि उड़ती आत्मा संप्रदाय ने मेरे एक शिष्य को पकड़ लिया था, इसलिए मैं उससे स्पष्टीकरण मांगने आया हूं। मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। क्या ऐसा है? आपके किसी शिष्य को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि उड़नशील आत्मा संप्रदाय आपके काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों को पकड़ना पसंद करता है, इसलिए चूंकि मैं उड़नशील आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया हूं, इसलिए मैं आज एक उपहार दूंगा। मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा, आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द बोलते ही काली तलवार संप्रदाय के सभी लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए। यहाँ तक कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोग भी इस क्षण आश्चर्यचकित थे। संप्रदाय गुरु द्वारा आमंत्रित व्यक्ति का मुंह सचमुच बहुत बड़ा था। तुम क्या चाहते हो? मेरे काले तलवार संप्रदाय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
सबसे बुरी स्थिति में हम दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कियान बार्टियन अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया और आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल से गुस्से में बोला, दोनों को नुकसान, तुम इसके लायक नहीं हो। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मार्शल ने व्यंग्य किया। उसका आभामंडल अब दबा नहीं था। एक भयानक ठंड तुरंत फैल गई। आत्मा पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत ने इस समय जो आभा पूरी तरह से छोड़ी थी, उसे महसूस करके ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय और कियान बार्टियन के कई बुजुर्ग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। वे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकते थे कि दूसरे पक्ष की आभा अभी भी एक आत्मा गुरु की ही थी। सर, लोगों को बहुत दूर मत धकेलिए, रतन चौहान ने ऊंची आवाज में कहा। और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने एक ठंडी चीख मारी, अपनी हाथ की मुहर उठाई और उसके सामने का स्थान तुरंत तरंगित हो गया। तुरंत उसके बगल में एक काली ऊर्जा का कोहरा प्रकट हुआ। ये काली कोहरे फिर आकाश में अत्यंत तेज गति से प्रकाश की 6 काली धाराओं में बदल गईं। प्रकाश की काली धाराएं शांत थीं, फिर भी एक प्रचंड आभा लिए हुए शून्य को चीरती हुई। अचानक हवा के तेज झोंकों की कई आवाजें गूंजी। गति इतनी तेज थी कि पलक भी नहीं झपकाना संभव था। ये कई काली धुंधें बिजली की तरह रतन चौहान और काली तलवार संप्रदाय के 5 बुजुर्गों की ओर तेजी से बढ़ीं। कई लोगों के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उनकी असली क्यूई उनके पैरों के नीचे से फूट पड़ी और वे तुरंत बच निकले। हुश 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 हुश। 6 लोग तो बच निकले, लेकिन उनके पीछे 6 शिष्य, जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, प्रकाश की काली धाराओं से प्रभावित हुए जो उनके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। वे तुरंत पूरी तरह काले पड़ गए, मुंह में काला खून थूका और जमीन पर गिर पड़े। काली तलवार संप्रदाय के ये 6 शिष्य काली तलवार संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य थे और संप्रदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। फिर भी वे तुरंत मारे गए, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। हा, क्या काली तलवारों वाला संप्रदाय है? उन्होंने तो शिष्यों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने व्यंग्य किया। तुरंत ही उसकी शक्तिशाली आभा अचानक आकाश में फैल गई और उसका शरीर तुरंत बाहर निकल आया। उसकी ठंडी आंखों में एक छिपी हुई भयावह ठंडक थी। एक काली हथेली का निशान सीधे रतन चौहान की ओर जा रहा था। सब लोग, उल्टी आत्मा संप्रदाय के लोगों से लड़ो, चलो साथ चलते हैं। रहस्यमय विशेषज्ञ को अपने ऊपर हमला करते देख रतन चौहान तुरंत जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में एक मुहर दबा ली। उसकी सच्ची क्यूई बाहर निकल आई और मुट्ठी का निशान गर्जना के साथ निकला। काली तलवार संप्रदाय के लोग थोड़ा हिचकिचाए, फिर अपनी तलवारें खींचकर उड़ती आत्मा संप्रदाय के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। 5 बुजुर्गों में से 2 ने आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल पर हमला करने में मदद की, जबकि बाकी 3 ने क्रमशः प्रवीण सिंह, जीत कुमार और श्री सीता पर हमला किया। सब लोग, दुश्मन से मिलो, अथर्व जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा उतर गया। उसने अपने हाथ में एक पर्वत विभाजक ताड़ का टुकड़ा लिया और उसे काली तलवार संप्रदाय के 8वें स्तर के एक मार्शल कलाकार की ओर घुमाया। टकराना, एक हथेली के निशान ने काली तलवार संप्रदाय के शिष्य को तेजी से उड़ा दिया। अथर्व ने पूरे दृश्य का जायजा लेने का मौका लिया। इस समय उल्टी आत्मा संप्रदाय के शिष्यों और 3 बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक अपनी चालें चलीं, लेकिन गति के मामले में उल्टी आत्मा संप्रदाय के शिष्य काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों से काफी कमजोर थे। छोटू, पायल की रक्षा करो। अथर्व ने जल्दी से पायल को उठाया और पीछे की ओर जाकर ज़ेओलॉन को पायल की रक्षा करने का निर्देश दिया। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, मानो वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसने दांत पीसते हुए मन ही मन स्काईविंग स्नोलान को आने का निर्देश दिया। गर्जन, पीछे पहाड़ पर एक जोरदार दहाड़ गूंजी। तुरंत ही एक विशालकाय जानवर का आकार आसमान से उतरा। एक शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई। यह आकाश पंख वाला हिमसिंह था। जैसे ही स्काईविंग स्नोलान प्रकट हुआ, आत्मा पीछा करने वाले विश मार्शल को छोड़कर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। आकाश पंख वाले हिमसिंह ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आकाश में हवा का एक प्रवाह प्रकट हुआ। ये वायु प्रवाह गर्जना करता हुआ ऊपर उठा, हवा के विरुद्ध तुरंत फैल गया और तुरंत ही 200 मीटर से भी बड़े एक विशाल बवंडर में बदल गया, जो काले तलवार संप्रदाय के लोगों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। स्काईविंग स्नोलान को अथर्व से ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी लोगों को सीधे मार डालने के निर्देश मिल चुके थे। इसी समय बवंडर भड़क उठा और जमीन से वनस्पति और बजरी को लुढ़काता हुआ एक छोटे बवंडर की तरह चारों ओर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। बैंग बैंग बैंग, 1 दर्जन से अधिक ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के अनुयायी जो सदमे में थे तुरंत बह गए। उनके शरीर हवा में लुढ़क गए और फिर वे जमीन पर गिर पड़े, पहले से ही लाश बन चुके थे। आकाश पंख वाला हिमसिंह जमीन पर उतरा, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके बर्फ सफेद अगले पंजों से हवा के ब्लेड जैसी पंजों की रोशनियां फूट निकलीं। एक पंजा शून्य को चीरता हुआ निकला और हवा के तेज झोंके की एक तीखी आवाज गूंजी। पंजे के निशान ने अंतरिक्ष की हवा को मोड़ दिया और काले तलवार संप्रदाय के 2 शिष्यों पर जोरदार तरीके से गिरा। पंजे के निशान से दोनों तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। यह एक उड़ने वाला जानवर है। कुछ दिन पहले हमारे पीछे वाले पहाड़ पर जो था, वही उड़ने वाला जानवर था।
ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के कई बुजुर्गों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचाना कि स्काईविंग स्नोलान वही उड़ने वाला जानवर था जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले पीछा किया था। टकराना। उसी क्षण रतन चौहान को आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने पहले ही उड़ा दिया था। वह आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हुश हुश। इस समय दो ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, प्रत्येक ने एक शक्तिशाली ऊर्जा हमला किया और आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल की ओर दौड़े। हालांकि मैं घायल हूं, फिर भी तुम में से कुछ लोगों को मारने के लिए ये काफ़ी है। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने ठंडी सांस ली, अपने हाथ में एक मुहर जमाई और दो घनी काली रोशनियां, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, तुरंत शून्य से होकर काली तलवार संप्रदाय के दो बुजुर्गों की ओर निकल पड़ीं। काली रोशनियां सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गईं, मानो आत्मा सांप अपने बिलों से निकल रहे हों। विशाल ऊर्जा तुरंत ही भयंकर रूप से टकराए और एक ऊर्जा तरंग एक लहर की तरह फट गई। बैंग बैंग। अचानक हवा में गड़गड़ाहट भरे विस्फोट गूंज उठे। इस विशाल ऊर्जा विस्फोट के कारण पूरा आकाश तुरंत घने काले कोहरे में डूब गया। तीखी और अप्रिय गंध के बीच एक विशाल ऊर्जा पूरी तरह से उन दोनों लोगों पर प्रवाहित हुई, जिसमें एक ऐसा आत्मिक आक्रमण भी शामिल था जिसमें स्पिरिट मास्टर सबसे कुशल थे। तुरंत ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के दोनों बुजुर्गों ने अपने मुंह से काला खून उगल दिया और फिर उनके पूरे शरीर सड़ने और मरने लगे। आत्मा पीछा करने वाला जहर मार्शल जहर से भरा हुआ था। उसकी आक्रमण ऊर्जा में आत्माहरण करने वाला जहर भी छिपा था, साथ ही स्पिरिट मास्टर्स का सबसे शक्तिशाली आत्मा आक्रमण भी। ये दोनों लोग उसके विरोधी नहीं थे और आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल ने एक ही वार में उन्हें मार डाला। आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत ने काली तलवार संप्रदाय के दोनों बुजुर्गों की तरफ देखा तक नहीं, फिर से रतन चौहान की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने एक हाथ की मुहर बनाई जिस पर घने काले धुंध के पंजे का निशान बना हुआ था। जैसे ही पंजे का निशान बाहर निकला, वह फुफकारती हुई हवा में फैल गया। आत्मा पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत की आंखों से हत्या का भाव फूट पड़ा। पंजे का निशान तेजी से बाहर निकला और अंतरिक्ष की हवा सीधे दूर चली गई। इस पंजे के निशान में एक ठंडी और विशाल शक्तिशाली शक्ति थी, जो आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल के हाथ से तुरंत नीचे की ओर दबाव डालती थी। ये शून्य को चीरती हुई पूरी तरह से फैल गई, जिससे ध्वनि धमाकों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। आत्मा पीछा करने वाले जहर मार्शल की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए रतन चौहान का चेहरा सदमे और घोर भय से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के भीतर वास्तव में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद है। उसे उड़ती आत्मा संप्रदाय को भड़काने नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी का हमला आ गया था। रतन चौहान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। हम स्टार स्तर का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल, बहुत कमजोर। तलवार की रोशनी का सामना करते हुए आत्मा का पीछा करने वाले विशमास्टर ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके पंजे के निशान से घना काला कोहरा निकला और काली धुंध का सामना करते ही तलवार की रोशनी जंग खा गई और तुरंत सफेद धुएं में गायब हो गई। अगले ही क्षण पंजे का निशान तलवार की रोशनी में घुस गया और रतन चौहान द्वारा संघनित सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच पर बुरी तरह टूट पड़ा। क्रैक क्रैक। केयान बार्टियन द्वारा संघनित सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई ढाल तुरंत जंग खा गई और टूट गई। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। एक क्षण के बाद वह अंततः उस शक्तिशाली बल का सामना नहीं कर सका और जैसे ही हवा में शक्ति का विस्फोट हुआ, उसका शरीर भारी होकर दूर तक उड़ गया। टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ मिश्रित ताज़ा खून बाहर निकल आया। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया, जिससे पता चलता है कि उसे जहर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। बैंग बैंग बैंग। आकाश पंख हिमसिंह के विशाल शरीर ने अपने पंखों को तेजी से हिलाया और गर्जन वाली हवा की धाराओं ने एक बार फिर कई काले तलवार संप्रदाय के शिष्यों को हवा में उड़ा दिया, फिर उन्हें भारी रूप से नीचे फेंक दिया। सब लोग रुकें। ऊपर से एक जोरदार चीख आई। यह आत्मा का पीछा करने वाला जहर मास्टर था जो गर्व से हवा में खड़ा था। उसकी निगाहें सभी पर टिकी हुई थीं। अपने दो बुजुर्गों और संप्रदाय के गुरु को तुरंत मारा गया और एक राक्षसी जानवर ने कहर बरपाया। ये देखकर काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने लड़ने की इच्छा बहुत पहले ही खो दी थी। वे सभी भयभीत हो गए और भागने लगे। काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने कई लड़ाइयों का अनुभव नहीं किया था और इस समय उनके दिल कांप रहे थे। ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के शेष 3 बुजुर्गों के पास भी अपनी सच्ची क्यूई को वापस लेने और अपने आसपास के वातावरण को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे, लेकिन उनके मन में भागने का कोई विचार नहीं था। उनके संप्रदाय के गुरु और अन्य 2 बुजुर्ग तुरंत मारे गए और उनके पास रहस्यमय आत्मा स्तर का विशेषज्ञ भी मौजूद था। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। लड़ाई केवल कुछ ही मिनटों तक चली थी, लेकिन आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर द्वारा 2 बुजुर्गों और काले तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की तत्काल हत्या से हर कोई भयभीत था, विशेष रूप से काले तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने, जिन्होंने इस समय जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही मिनटों में वहां दर्जनों लाशें जमीन पर पड़ी थीं।
10 से अधिक उड़न आत्मा संप्रदाय के शिष्य मारे गए और शेष 30 लाशें सभी काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों की थीं। इनमें से कई को स्काई विंग स्नोलान ने मार डाला। अराजक युद्ध में स्काई विंग स्नोलान की शक्तिशाली ताकत और विशाल आकार ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक दुर्स्वप्न थे। जहां तक घायलों की बात है तो काली तलवार संप्रदाय और उड़ती आत्मा संप्रदाय दोनों से काफी लोग घायल हुए थे। कुछ मिनटों की अराजक लड़ाई में चोटें लगना अपरिहार्य था। सुनो सभी ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों, अब आपके पास चुनने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है मृत्यु और दूसरा है फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण करना। अपना चुनाव स्वयं करो। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर ने ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों को देखा। उनकी तीखी निगाह और बर्फीली ठंडक ने सभी के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। हमने आत्मसमर्पण किया। बिना किसी हिचकिचाहट के काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने उड़ती आत्मा संप्रदाय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की। उनके लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आप कैसे हैं? आत्मा का पीछा करने वाला विश मास्टर काले तलवार संप्रदाय के शेष 3 बुजुर्गों के सामने उतरा। उसकी आंखों में हत्या का स्पष्ट इरादा था। हमने आत्मसमर्पण किया। काली तलवार संप्रदाय के 3 बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ये तीनों रक्तभक्षी हड्डी घुलाने वाली गोलियां हैं। वे साल में एक बार सक्रिय होते हैं और बिना किसी मारक के आपकी रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी और आपकी हड्डियां मवाद में बदल जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप एक दयनीय मौत हो जाएगी। इन्हें ले लो और मैं तुम्हें हर साल मारक दवा दूंगा। यदि आप उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो आप चाहेंगे कि आप मर जाएं। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर ने काले तलवार संप्रदाय के 3 बुजुर्गों को देखा और 3 गोलियां निकालीं। तीनों के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अनिच्छा से रक्त भक्षण करने वाली हड्डी घुलाने वाली गोलियां ले लीं। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। संप्रदाय गुरु, आप इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? आत्मा का पीछा करने वाले विश गुरु सत्यजीत अथर्व के पास आए और हल्के से कहा। पहली बार अथर्व को संप्रदाय गुरु के रूप में संबोधित किया। धन्यवाद एल्डर सत्यजीत, अथर्व ने कहा। ये दृश्य देखकर आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर के खूनी तरीकों से हैरान होने के साथ साथ वह ये भी जानता था कि भविष्य में उसे क्या करना चाहिए। आत्मा का पीछा करने वाले विश मास्टर सत्यजीत द्वारा ऐसा करने का गहरा अर्थ संभवतः उसे यह सिखाना था कि इस प्राचीन क्षेत्र में खुद को कैसे स्थापित किया जाए। सभी ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों सुनो, चूंकि आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब आप उड़ती आत्मा संप्रदाय के सदस्य हैं। अब से कोई भी काली तलवार संप्रदाय नहीं रहेगा। यदि आप विश्वासघात करने का साहस करते हैं तो इसका परिणाम मृत्यु है। अथर्व ने सभी काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों को देखा और कहा। इन काली तलवार संप्रदाय के शिष्यों के शामिल होने से उड़ती आत्मा संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ गई थी। नमस्कार संप्रदाय गुरु, हम कोई दूसरा विचार करने का साहस नहीं कर सकते। तीनों आत्मसमर्पण करने वाले बुजुर्गों ने तुरंत सिर झुकाया। उनका जीवन दूसरों के हाथों में था, वे विश्वासघात करने का साहस कैसे कर सकते थे? नमस्कार संप्रदाय गुरु। ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हर एक डर से कांप रहा था, लेकिन साथ ही वे ये भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जान बचा ली है। इस दृश्य को देखकर मात्र इतने कम समय में इस अचानक परिवर्तन ने सभी उड़न आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें अभूतपूर्व उत्साह का एहसास भी कराया। जब से वे उड़न आत्मा संप्रदाय में शामिल हुए हैं, उड़न आत्मा संप्रदाय को हमेशा धमकाया गया है, हमेशा एक काय की तरह व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि जब कोई उनके घर के दरवाजे पर उन्हें धमकाता था, तब भी वे प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। किसी भी शिष्य ने कभी नहीं सोचा था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय एक दिन इतने शक्तिशाली रवैये के साथ दूसरों का सामना करने में सक्षम होगा, और अब उन्होंने ये देख लिया था। उन्होंने भी अभी अभी के दृश्य में भय महसूस किया था। उनके 10 से अधिक साथी शिष्य मर चुके थे। मौत के सामने वे भी डरे हुए थे, लेकिन अनजाने में आज उड़ती आत्मा संप्रदाय की ताकत ने उन्हें साहस दिया था। संप्रदाय गुरु द्वारा लाए गए रहस्यमय विशेषज्ञ ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया। इस विशेषज्ञ के यहाँ होने से तथा संप्रदाय गुरु के यहाँ होने से उड़न आत्मा संप्रदाय को भविष्य में निश्चित रूप से आशा होगी। अब उन्हें अपने पहाड़ी द्वार पर दूसरों द्वारा धमकाए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय में ये सभी परिवर्तन नए संप्रदाय गुरु के आने के बाद शुरू हुए। अनजाने में ही नए संप्रदाय गुरु की शक्तिशाली छवि लोगों के दिलों में गहराई से बैठ चुकी थी। सभी लोग थोड़े उत्साहित हो गए, उनका खून खौलने लगा था। अथर्व ने भीड़ की ओर देखा। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर की निर्णायक हत्या के तरीकों को देखकर उसने भी इस समय बहुत सारी भावनाओं को महसूस किया। उसकी आभा तुरंत फैल गई। यह आभा अत्यंत हिंसक थी। हालांकि अथर्व इस समय केवल प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर था, लेकिन इस आभा में एक छिपे हुए ड्रैगन की तरह गति थी जो आकाश में उड़ रही थी, जिससे लोगों के दिल कांप रहे थे। यह आभामंडल शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके भीतर की गति एक छिपे हुए अजगर की गति थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और वह पहले ही मार्शल मास्टर तक पहुंच चुका है।
अथर्व पर आभा को महसूस करते हुए आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। अब से उल्टी आत्मा संप्रदाय को धमकाया नहीं जा सकेगा, चाहे वह कोई भी हो। अगर उन्होंने मेरे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को फिर से धमकाने की हिम्मत की तो वे मर जाएंगे। अथर्व ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। गर्जना गर्जना। अपने स्वामी से गति का उभार महसूस करते हुए स्काई विंग स्नोलान भी प्रतिक्रिया में दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आवाज़ बादलों को चीरती हुई सभी के कानों में गूंजने लगी। हम मृत्युपर्यंत संप्रदाय गुरु का अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्य इस क्षण में घुटने टेकने से खुद को नहीं रोक सके। एक एक करके, फिर एक पूरा समूह, और अंत में आत्मसमर्पण करने वाले काले तलवार संप्रदाय के शिष्य भी घुटने टेकने से खुद को नहीं रोक सके। अथर्व पर आभा को महसूस करते हुए सभी ने अचानक अपने दिलों में वीरता की भावना की लहर महसूस की और उनका खून खींचा हुआ लग रहा था। उनके शरीर के भीतर मंथन शुरू हो गया। केवल प्रवीण सिंह और जो यूहो के शिष्य ही घुटने नहीं टेके, बल्कि उनकी आंखों में भी एक उत्कट ज्योति थी। इस माहौल में युवाओं के दिलों में वीरता की भावना न भरना कठिन था। ये बच्चा बस इशारे से ही समझ जाता है। शायद मैं सचमुच उसके बारे में गलत नहीं था। अथर्व को देखते हुए आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने धीरे से कहा। अब मुझे कुछ घोषणा करनी है। अथर्व ने अपनी गति वापस ले ली और सभी को गंभीरता से देखा। सभी लोग खड़े हो गए और अथर्व को उत्साह से देखने लगे। प्रवीण सिंह, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? तभी अथर्व ने प्रवीण सिंह की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। प्रवीण सिंह चौंका, फिर उसका चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व उसे निशाना बनाएगा। उसने कहा, मैं कौन सा अपराध जानता हूँ? तुम क्या करना चाहते हो? इस समय सभी लोग आश्चर्य से ये सब देख रहे थे, न जाने क्या हुआ। प्रवीण सिंह, इसे देखो, अथर्व ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर सील को निकाल लिया। संप्रदाय मास्टर सील, ये संप्रदाय मास्टर सील है। उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्य तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस संप्रदाय मास्टर सील को पहचान लिया। संप्रदाय मास्टर सील, क्या ये वास्तव में आप पर है? प्रवीण सिंह ने आश्चर्य से अथर्व के हाथ में संप्रदाय मास्टर सील को देखा। उन्हें लंबे समय से यह भी संदेह था कि संप्रदाय मास्टर की मुहर अथर्व पर थी। जो यूहो और श्री सीता भी बेहद हैरान थे और अथर्व को संदेह से देख रहे थे। प्रवीण सिंह, तुमने पिछले संप्रदाय के गुरु पर घात लगाकर हमला किया। तुम्हें किस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए? अथर्व ने प्रवीण सिंह को ठंडेपन से देखा। वह पहले से ही एक ही बार में सभी परेशानियों को हल करने की योजना बना रहा था। यदि वह हिचकिचाता तो उसे डर था कि अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। बेटे, तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तुमने अवश्य ही संप्रदाय गुरु को मार डाला होगा। आप कहते हैं कि आप संप्रदाय गुरु के शिष्य हैं। क्या ये संभव है? आपकी ताकत संप्रदाय मास्टर की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। आप संप्रदाय गुरु के शिष्य कैसे हो सकते हैं? आप स्पष्ट रूप से एक अच्छे व्यक्ति को फंसा रहे हैं। आप ही हत्यारे हैं। प्रवीण सिंह ने अथर्व की ओर देखते हुए उपहास किया। उनकी बातें सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो गए और अपनी जगह पर ही स्तब्ध रह गए। ये कैसी बदनामी है? अथर्व ने बहुत पहले ही प्रवीण हेबो की बदनामी का अनुमान लगा लिया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वास्तव में पिछले संप्रदाय गुरु का शिष्य नहीं हूँ। ये सब सिर्फ उड़ती आत्मा संप्रदाय में बने रहने और पिछले संप्रदाय के मास्टर को अपना बदला लेने में मदद करने के लिए था। लेकिन तुम ही हत्यारे हो जिसने संप्रदाय गुरु को मार डाला। हाँ, आप इसे स्वीकार करते हैं, है ना? तुम हत्यारे हो। आपके पास बहस करने के लिए और क्या है? प्रवीण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। संप्रदाय गुरु ने जो कहा वह सत्य है। मास्टर जी को आपने मार डाला। आपने उम्मीद नहीं की थी कि जब काला कपड़ा और लल्लन ने ग्रैनी लैन और जिनटोंग को मारने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को उजागर कर दिया। तुम हत्यारे हो। गौरव ने लू पायल को आगे खींचा और प्रवीण सिंह को ठंडेपन से देखा। बड़े भाई सही कह रहे हैं। बड़े हुआंग, आपने मेरे पिता को क्यों मारा? पायल गौरव और अथर्व के पास खड़ी थी। उसकी नज़र प्रवीण सिंह पर टिकी हुई थी। पायल, तुम अभी भी युवा हो। तुम्हें उनके द्वारा धोखा दिया गया है। गौरव, आपने और अथर्व ने अपने गुरु को मारने और संप्रदाय गुरु का पद हथियाने के लिए टीम बनाई। वह सच है। प्रवीण सिंह का शरीर ऐंठ गया और उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, स्टॉप फूल। सदस्यताएं, सिफारिशें और कॉफ़ी का अनुरोध। पुरस्कारों के लिए भाइयों डैन नियान और शिनबिंग 1987 का धन्यवाद। धन्यवाद। संप्रदाय नेता, ऐसे व्यक्ति से इतना कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? बस उसे मार डालो। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने अथर्व के सामने हल्के से कहा। महामहिम, आप उड़ती आत्मा संप्रदाय के कोई बुजुर्ग नहीं हैं। ये हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय का निजी मामला है। इससे आपका क्या लेना देना? क्या आप हमारे उड़ती आत्मा संप्रदाय को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रवीण सिंह ने आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत को घूरा। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं।
उसने अपने पीछे जीत कुमार और श्री सीता की ओर देखा और धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया। पायल, मुझे जल्दी बताओ, तुम क्या जानते हो? एल्डर श्री सीता लू पायल के सामने आए, सबकी तरफ देखा और लू पायल से पूछा। चाची झेंग, दादी लैन और मुझे वरिष्ठ भाइयों काला कपड़ा और लल्लन ने पीछा किया था। दादी लैन को उन्होंने मार डाला था। भाई ने मुझे बचाया। दादी लैन ने भाई से मेरी देखभाल करने के लिए कहा। मैंने भाई से उसका बदला लेने में मदद करने के लिए कहा, इसलिए भाई उड़ती आत्मा संप्रदाय में आ गया, लू पायल ने श्री सीता से कहा। दूसरे बड़े भाई, पायल झूठ तो नहीं बोलेगी, है ना? आखिर हो क्या रहा है? मुझे तुम पर बहुत समय से शक था। तुमने पहले बड़े भाई को क्यों मारा? क्या सिर्फ संप्रदाय प्रमुख की मुहर के लिए? श्री सीता खड़ी हुई और प्रवीण सिंह को घूरने लगी। उसे पायल की बातों पर पूरा यकीन था। एक 10 साल की बच्ची जिसके पिता की मौत हो चुकी हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी। इसके अलावा उसे शुरू से ही शक था कि संप्रदाय प्रमुख की मौत में प्रवीण सिंह का हाथ है। चौथी छोटी बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर नहीं, किसी बाहरी पर विश्वास करती हो? प्रवीण सिंह का चेहरा कई बार तमतमा गया और उसने अथर्व को ठंडी निगाहों से देखा। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या तुमने सचमुच संप्रदाय के नेता को मार डाला? जो यूहों ने भी आश्चर्य से प्रवीण सिंह को देखा, वह बेहद चकित दिखाई दे रहा था। अथर्व चौंक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंदा शास्त्री को प्रवीण सिंह और जीत कुमार ने मिलकर नहीं मारा हो? दूसरे वरिष्ठ भाई, आखिर क्या हो रहा है? आपको आज हमें ये स्पष्ट रूप से समझाना होगा, श्री सीता ने गुस्से से कहा। ठीक है, ठीक है। प्रवीण सिंह ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, चूंकि आपको मुझ पर शक है, इसलिए मैं चला जाता हूं। अब से उड़ती आत्मा संप्रदाय के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रवीण सिंह की बात खत्म होने के बाद वह जाने ही वाला था कि अथर्व का चेहरा उतर गया। वह प्रवीण सिंह के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्रवीण सिंह, तुमने पिछले संप्रदाय प्रमुख को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे? अथर्व को उसे रोकते देख और यह एहसास करते हुए कि इस बच्चे ने उसकी सारी योजनाएं चौपट कर दी हैं, प्रवीण सिंह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वह ये भी भूल गया कि अथर्व के बगल में एक रहस्यमय विशेषज्ञ भी मौजूद है और दहाड़ा, बच्चे, तुमने मेरी योजनाएं चौपट कर दी। संप्रदाय प्रमुख की मुहर मुझे सौंप दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रवीण सिंह की असली ऊर्जा उमड़ पड़ी और नीली सच्ची ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। आसपास का स्थान तुरंत हिल गया और एक भयंकर शक्ति भड़क उठी। एक नीले पंजे का निशान अचानक हवा में संघनित हो गया और अथर्व की ओर गरजने की तरह नीचे गिरा। मृत्यु की तलाश में। उसी समय एक ठंडी चीख सुनाई दी और एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा फैल गई। बूढ़े डोंग, उसे जिंदा छोड़ दो, मुझे अभी भी उसकी जरूरत है। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अब जबकि प्रवीण सिंह ने हमला कर दिया था, उसे डर नहीं लग रहा था। पुराना जहर उसके पास था। हालांकि प्रवीण सिंह एक दूसरे दर्जे का मार्शल सोल था, पुराने जहर के हाथों में वह चींटी जैसा था। एक पल में प्रवीण सिंह का हमला अथर्व तक पहुंचने से पहले ही एक काले वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। एक घना काला कोहरा उस क्षेत्र को ढंक गया। जब पंजे के निशान ने इस अजीब और दुर्गंधयुक्त काले कोहरे को छुआ तो वह तुरंत धुएं में बदल गया। बस एक मामूली जोकर। अगर मैं अपने चरम पर होता तो एक ही विचार तुम्हें राख में बदल देता। अभी भी बस एक उंगली हिलाने से तुम्हारी मौत हो सकती है। आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत की ठंडी आवाज आई। तुरंत काली धुंध गर्जना हुई और एक प्रचंड ऊर्जा भड़क उठी। आसपास की जमीन तुरंत फट गई। घने और बदबूदार काले कोहरे में एक जानवर जैसी ऊर्जा, जो बाघ जैसी तो थी पर बाघ नहीं, और भेड़िए जैसी तो थी पर भेड़िया नहीं, तुरंत संघनित हो गई। उसने दहाड़कर प्रवीण सिंह पर दबाव डाला। प्रचंड शक्ति चीरती हवा की तीखी आवाज के साथ जोर से दबाव डाल रही थी। क्रैक क्रैक। प्रवीण सिंह ने जल्दबाजी में अपने शरीर के चारों ओर जो सुरक्षा कवच स्थापित किया था वह तुरंत टूट गया और फिर विशाल ऊर्जा बल के प्रभाव में प्रवीण सिंह का शरीर सीधे उड़ गया। बैंग बैंग। हवा में धमाकों की आवाजें गूंज उठीं और अचानक एक जोरदार आवाज पूरे फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। प्रवीण सिंह ने मुंह भर खून थूका, जिसमें उसके आंतरिक अंग भी टूटे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस हमले ने उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया था। जो पूछना है पूछ लो, वरना वो मरने वाला है। सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अथर्व से हल्के से कहा। एक मार्शल सोल साधक को मारना इतना आसान था मानो उसने उसे मारा ही न हो। मुझे उसके कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जान जाऊंगा। अथर्व हल्के से मुस्कुराए और प्रवीण सिंह के सामने चली गई। एक ठंडी आभा फैल गई। तुम क्या करना चाहते हो? अथर्व को आते देख प्रवीण सिंह हिल नहीं सका, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। उसका हाथ बदला और प्रवीण सिंह के माथे पर पंजे का निशान पड़ गया। आत्मा खोज तकनीक के साथ दूसरे पक्ष के झूठ बोलने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रवीण सिंह भागना चाहता था लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था।
उसे लगा जैसे कोई विदेशी शक्ति उसके मन में उमड़ रही है, लेकिन इस समय वह बेहद कमज़ोर था और विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने इस समय अथर्व द्वारा उपयोग की जा रही तकनीक को देखा। उनकी अभिव्यक्ति बेहद हैरान थी, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा हो, और फिर उनकी अभिव्यक्ति संदेह से भर गई। जो योहो का चेहरा फड़क उठा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अथर्व के बगल में सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर को देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। वहां मौजूद सभी लोग चुप थे, यहाँ तक कि प्रवीण सिंह के बाकी 3 शिष्य भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक क्षण बाद जमीन पर पड़ा प्रवीण सिंह एक लाश बन गया था। जहां तक उसके शरीर की असली ऊर्जा का सवाल है, अथर्व उसे निगलने की हिम्मत नहीं कर सका। पहली बात, प्रवीण सिंह पुराने जहर से मारा गया था और उसका पूरा शरीर जहर से भर गया था। दूसरी बात, एक मार्शल सोल साधक की असली ऊर्जा बहुत विशाल थी और वह अभी उसे निगलने में सक्षम नहीं था। अथर्व ने अपनी हाथ की मुहर हटाई, फिर प्रवीण सिंह के शरीर से एक स्थानिक थैली निकाली और उसे उसके हाथ में रख दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। प्रवीण सिंह के दिमाग से अथर्व को ऐसी बातें पता चली जिन्होंने उसे चौंका दिया। उसने शुरू में सोचा था कि आनंदा शास्त्री को प्रवीण सिंह और जीत कुमार ने मिलकर मारा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रवीण सिंह और राक्षस द्वार के किसी व्यक्ति ने मिलकर उसे मार डाला होगा। और इस बात से जीत कुमार को कोई खबर नहीं थी। जीत कुमार केवल कुछ खजाने पाने के लिए गुप्त कक्ष खोलना चाहता था और आनंदा शास्त्री की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। सभी शिष्यों, प्रवीण सिंह ने पिछले संप्रदाय प्रमुख की हत्या कर दी थी और अब उसे फांसी दे दी गई है। पिछले संप्रदाय प्रमुख को शांति मिले, अथर्व ने मुड़कर सभी से कहा। सब चुप थे। काली तलवार संप्रदाय से आत्मसमर्पण करने वालों को उम्मीद नहीं थी कि आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय में आंतरिक कलह का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, मेरे गुरु का बदला लेने के लिए। गौरव अथर्व के सामने घुटनों के बल झुक गया और प्रणाम किया। वह जानता था कि अथर्व के बिना उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं होता। मैं आपके उड़नशील आत्मा संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि अब इस संप्रदाय के नेता की मुहर किसे दी जानी चाहिए। अथर्व ने गौरव को उठने में मदद की, फिर उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लोगों की ओर देखते हुए कहा, बड़े जो, मैं यह संप्रदाय नेता की मुहर आपको दे दूंगा। अथर्व ने सबकी ओर देखा और किसी का उत्तर न मिलने पर संप्रदाय नेता की मुहर जो योहो को सौंप दी। जो योहो ने इस समय संप्रदाय प्रमुख की मुहर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि दूसरा पक्ष उसकी परीक्षा ले रहा है। उसे प्रवीण सिंह द्वारा संप्रदाय प्रमुख की हत्या के बारे में कभी पता ही नहीं चला था। अथर्व को निशाना बनाना केवल संप्रदाय के गुप्त कक्ष को खोलना और कुछ खजाने हासिल करना था। लेकिन इस समय अथर्व ने बिजली की तरह काली तलवार संप्रदाय को हल कर दिया था और प्रवीण सिंह को मार डाला था। उसे डर था कि अगर उसने कहा कि उसे उड़ती आत्मा संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं है तो यह असंभव होगा। अगर उसने संप्रदाय प्रमुख की मुहर स्वीकार कर ली तो यह तुरंत मृत्युदंड बन जाएगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय का एक नियम है कि जिसके पास संप्रदाय प्रमुख की मुहर होती है वही संप्रदाय प्रमुख होता है। इसके अलावा संप्रदाय प्रमुख ने पिछले संप्रदाय प्रमुख का बदला ले लिया है, इसलिए इस संप्रदाय प्रमुख की मुहर स्वाभाविक रूप से संप्रदाय प्रमुख की है। जीत कुमार का चेहरा तमतमा गया। अच्छा बुरा सोचने के बाद उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, जो योहो संप्रदाय प्रमुख का अभिवादन करता है। बड़े जो बहुत दयालु हैं। अथर्व ने जीत कुमार को बड़ी चालाकी से उठाया और मन ही मन सोचा, ये जीत कुमार सचमुच एक बुरा लोमड़ी है। इस समय वह मेरे प्रति अपनी अधीनता व्यक्त करने का अवसर ले रहा है। अगर उसने अभी संप्रदाय प्रमुख की मुहर स्वीकार करने की हिम्मत की होती तो मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ता या फिर उस पर आनंदा शास्त्री की हत्या में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर इस बाधा को दूर भगाना पड़ता। एल्द सीता, मैं संप्रदाय नेता की मुहर आपको दे दूंगा। अथर्व फिर श्री सीता के पास गया। आपके पास संप्रदाय प्रमुख की मुहर है, इसलिए आप मेरे उड़नशील आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हैं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में प्राचीन क्षेत्र में उड़नशील आत्मा संप्रदाय को फिर से उभारने में सक्षम होंगे, श्री सीता ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। उसने आज की घटनाओं को देखा था। हालांकि यह युवक बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसके कार्य निर्णायक और संसाधनपूर्ण थे। संप्रदाय प्रमुख के रूप में उसका होना उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लिए एक अवसर था। इसके अलावा उड़नशील आत्मा संप्रदाय में अब संप्रदाय प्रमुख का पद कौन ले सकता था? अगर अथर्व और यह विशेषज्ञ न होते तो काली तलवार संप्रदाय के उन लोगों को कौन नियंत्रित कर सकता था जिन्होंने अभी अभी आत्मसमर्पण किया था? हम मृत्युपर्यंत संप्रदाय प्रमुख का अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। काली तलवार संप्रदाय के तीनों बुजुर्ग, जिन्होंने अभी अभी आत्मसमर्पण किया था, एक दूसरे की ओर देखते हुए जल्दी से घुटनों के बल झुक गए। हालांकि वे उस रहस्यमय विशेषज्ञ के नियंत्रण में थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह युवक ही सच्चा गुरु था, वही जो इस समय उनके जीवन को सचमुच नियंत्रित कर रहा था।
इस समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से देखा कि इस समय अपनी निष्ठा व्यक्त करने और संप्रदाय प्रमुख को वैध रूप से पद पर आसीन होने में मदद करने से कहीं अधिक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि वे पहले से ही उड़ती आत्मा संप्रदाय में थे, हालांकि वे आत्मसमर्पण कर चुके लोग थे, उड़ती आत्मा संप्रदाय में आंतरिक परिवर्तनों का सामना कर रहे थे, वे संप्रदाय प्रमुख के विश्वसनीय अनुयायी बनने का अवसर भी ले सकते थे। अथर्व ने काली तलवार संप्रदाय के 3 पूर्व बुजुर्गों को संतोष से देखा। ये तीनों काफी चतुर और चालाक थे और भविष्य में उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे। हम शपथ लेते हैं कि हम मृत्युपर्यंत संप्रदाय के नेता का अनुसरण करेंगे। काली तलवार संप्रदाय के आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य पुनः घुटनों के बल बैठ गए। हम मृत्यु तक संप्रदाय के गुरु का अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। काली तलवार संप्रदाय से आत्मसमर्पण कर चुके शिष्य पुनः घुटनों के बल बैठ गए। हम मृत्यु तक संप्रदाय के गुरु का अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। आत्मा और आन संप्रदाय के सभी साधारण शिष्य भी घुटनों के बल बैठ गए। अपने मन में वे बहुत पहले से अथर्व को संप्रदाय का गुरु मानते थे। अगर कोई और होता तो वे सहमत नहीं होते। जो युहो के शिष्य भी इस समय घुटनों के बल बैठ गए। प्रवीण सिंह के बाकी 3 शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर वे भी घबराकर अथर्व के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मुझे पता है कि तुम तीनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम्हारे गुरु प्रवीण सिंह ने पिछले संप्रदाय के गुरु की हत्या कर दी थी। मैं ये बात तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा और अब से मैं तुम सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा, अथर्व ने उन तीनों को आश्वस्त किया। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। तीनों ने उन्हें धन्यवाद दिया और अंततः राहत की सांस ली। भीड़ को देखकर अथर्व के मन में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। आखिरकार उसने एक साथ 2 समस्याओं का समाधान कर लिया था। चूंकि उसने तय कर लिया था कि अब से स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट उसकी शक्ति का पहला कदम होगा। एक दिन वह स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट को एक उच्च स्तरीय शक्ति बना देगा। यशोद, उदित, हरपन, आप तीनों मार्शल सोल साधक हैं। चूंकि आपने स्पिरिट फ्लाइंग संप्रदाय के प्रति समर्पण कर दिया है और हमें लोगों की जरूरत है, तो आप स्पिरिट फ्लाइंग संप्रदाय के वरिष्ठों के रूप में सेवा क्यों न करें। अथर्व ने तीनों वरिष्ठों की ओर देखा और कहा। ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों से प्राप्त स्मृतियों से उसे इन तीनों के बारे में कुछ समझ थी। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। समर्पण के बाद भी वे अग्रज के पद पर बने रहेंगे। तीनों तुरंत कृतज्ञता से भर गए और मन ही मन सही समय पर अपना रुख जाहिर करने के लिए खुद को बधाई देने लगे। जहां तक एल्डर सत्यजीत की बात है, एल्डर का पद आपसे कुछ नीचे है। आप स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट के महान एल्डर के रूप में सेवा क्यों न करें। अथर्व ने सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत से कहा। जो भी हो आप ही तय करें, आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु, सत्यजीत ने उदासीनता से कहा। वह किसी तरह पायल के पास पहुंच गए थे और अपने प्रिय शिष्य का हाथ थाम लिया था। तो फिर तय हो गया। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, मन ही मन सोच रहा था, जितना ऊंचा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। ये दुर्लभ था कि यह बूढ़ा जहर गुरु आज अच्छे मूड में था। स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट को कुछ और समय तक उसकी रक्षा की जरूरत होगी। वह इस बूढ़े जहर गुरु को जाने नहीं दे सकता था। तुरंत अथर्व ने जीत कुमारू, यशोद, उदित और उदित को ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय पर कब्जा करने के लिए शिष्यों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। काली तलवार संप्रदाय में अभी भी अपेक्षाकृत कम शक्ति वाले लगभग 100 शिष्य बचे थे, लेकिन कोई और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। बस उन्हें अपने नियंत्रण में लेना था और काली तलवार संप्रदाय का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से आत्मा और अनसंप्रदाय का था। इस युद्ध में आत्मा और अनसंप्रदाय के सभी शिष्य अत्यंत उत्तेजित थे। बाद में अथर्व के आदेश पर ही वे तितर बितर हुए। जैसे जैसे रात हुई, शाम की हल्की हवा चलने लगी और जमीन पहले से ही अंधेरे में डूबी हुई थी। दिन में स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट में जो कत्लेआम हुआ था वह हवा के साथ उड़ गया था। घर के अंदर अथर्व का कमरा जगमगा रहा था। एक नीची मेज पर अच्छी वाइन की एक बोतल और नाश्ते की कई प्लेटें रखी थीं। आत्मा का पीछा करने वाले जहर के गुरु सत्यजीत और अथर्व एक दूसरे को देखते हुए पालथी मारकर बैठे थे। आत्मा का पीछा करने वाले जहर के गुरु सत्यजीत ने कहा, क्या तुम्हें आज ही इसका पता चला? आज के लिए शुक्रिया एल्डर सत्यजीत। पहले मैं पी लूंगा। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक प्याला शराब गटक लिया। अंदर आते ही वह तीखी लग रही थी। हालांकि इस दुनिया की शराब उसके पिछले जन्म जितनी मधुर नहीं थी, पर वह कहीं ज्यादा तेज थी और उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे आग का गोला उसकी आंतों में फैल रहा हो। ईमानदारी से, क्या तुम्हें सचमुच पूरा विश्वास है कि सिर्फ इस आत्मा और आन संप्रदाय के साथ तुम 10 सालों में मुझे अपनी और अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर पाओगे? आत्मा का पीछा करने वाले जहर के उस्ताद सत्यजीत ने अपने मुंह में तेज शराब का प्याला डालते हुए धीमे स्वर में कहा। हाँ, मुझे बस समय चाहिए। 10 साल बाद मुझे पूरा भरोसा है, अथर्व ने धीरे से कहा। यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट आर्ट के साथ उसकी ताकत 10 सालों में जरूर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तब तक उसके पास एक नया स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट बनाने की ताकत होगी। 10 साल कम नहीं होते, लेकिन ज्यादा भी नहीं, आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने उदासीनता से कहा और एक और प्याला तेज शराब गटकते हुए।
फिर उसने अथर्व को मंद दृष्टि से देखा और कहा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? आत्मा उड़ान संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र के किनारे पर ही है। इस जगह को असली प्राचीन क्षेत्र भी नहीं माना जा सकता। असली प्राचीन क्षेत्र अराजकता में है, तुम्हारी कल्पना से परे, जहां बहुत से लोग हैं, यहां तक कि जिनसे मुझे सावधान रहना है। तुम्हारी ताकत अभी केवल मार्शल मास्टर स्तर पर है। मुझे याद है, धुंधली पर्वत श्रृंखला में तुम सिर्फ एक मार्शल सैनिक थे। तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल हैं। इस प्राचीन क्षेत्र में क्या तुम तैयार हो? अथर्व ने आत्मा का पीछा करने वाले विश्वगुरु सत्यजीत की ओर देखा, फिर एक प्याला मजबूत शराब निगल लिया और कहा, एक अच्छे आदमी को स्वर्ग के नीचे वर्चस्व के लिए संघर्ष करना चाहिए। चूंकि मैंने ये जीवन चुना है, इसे युद्ध और लोहे के घोड़ों से भरा होने दें, हजारों मील तक फैला दें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हर जगह धुआं उठता है? हर तरफ धुआं उठ रहा है। कितने बड़े बड़े शब्द हैं। लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, और प्राचीन क्षेत्र में तो और भी ज्यादा। प्राचीन क्षेत्र में ताकतवर शक्तियां विभाजित हैं। स्वर्ग के नीचे वर्चस्व के लिए तुम किससे संघर्ष करते हो? आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु ने अथर्व की ओर देखा और कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, अथर्व ने एक और मजबूत शराब का प्याला गटक लिया। उसकी आंखें पहले से ही पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। हा, आत्मा का पीछा करने वाले जहर के उस्ताद सत्यजीत जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक ठंडी आभा भी जागती हुई लग रही थी। उन्होंने अथर्व की ओर देखा और कहा, अच्छा बच्चा, क्या सुनहरी घंटी आकाश को हिला देती है, युद्ध दुनिया को हिला देता है। तुम्हारी बात सुनकर मेरी बूढ़ी हड्डियां भी हिल गई हैं। 10 साल, क्या मैं इन 10 सालों के लिए तुम्हारे साथ पागल हो जाऊं? बड़े गुरु, आपको 10 साल बाद इसका पछतावा नहीं होगा, अथर्व ने कहा। मुझे विश्वास है कि तुम अंततः तालाब में एक मछली से कहीं बढ़कर बनोगे। बस बात यह है कि आत्मा उड़ान संप्रदाय अभी बहुत कमजोर है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने अथर्व से पूछा। उस संबंध में मेरे पास कुछ योजनाएं हैं, अथर्व ने फिर आत्मा का पीछा करने वाले विश्वगुरु सत्यजीत को आत्मा उड़ान संप्रदाय के चरम के दौरान पीछे छोड़े गए गुप्त कक्ष के बारे में विस्तार से बताया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट में ऐसा कुछ होगा। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही गुप्त कक्ष पर नजर गड़ाए हुए थे, अन्यथा स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे संदेह है कि आपने इस पर विचार भी किया होगा, सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर ने अथर्व से कहा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अगर श्री सीता ने जिस गुप्त कक्ष का जिक्र किया था वह न होता तो उसे वास्तव में स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट पसंद नहीं आता। इसीलिए उसने स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट पर कब्जा करने का मन बना लिया था। अगर गुप्त कक्ष में छोड़ी गई चीजें सचमुच स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट को फिर से उभरने में मदद कर पाती तो इससे उसका बहुत समय बच जाता। कल मैं गुप्त कक्ष खोलूंगा, अथर्व ने एक चाबी निकालते हुए कहा। ये गुप्त कक्ष की चाबी रतन चौहान के स्थानिक बैग में रह गई थी। बाकी 2 चाबियां श्री सीता और जीत कुमार के हाथों में थीं। वे कल ही स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट का गुप्त कक्ष खोल सकते थे। मैं भी कल जाकर देखूंगा कि आत्मा उड़ान संप्रदाय ने क्या छोड़ा है जिससे वह फिर से उठ खड़ा हो सके, आत्मा पीछा करने वाले विश्वगुरु सत्यजीत ने कहा। अगले दिन स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट के मुख्य हॉल के अंदर केवल अथर्व, सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत, श्री सीता, जो युहो, उदित, यशोद और उदित बैठे थे। जो युहो और उदित के मुख से अथर्व को भी स्पिरिट फ्लाइंग संप्रदाय की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। कल की लड़ाई में स्पिरिट फ्लाइंग संप्रदाय के 16 शिष्य मारे गए, लेकिन काली तलवार संप्रदाय से आत्मसमर्पण करने वाले 313 लोगों को जोड़कर स्पिरिट फ्लाइंग संप्रदाय में अब कुल 416 लोग थे। उनमें से 5 मार्शल आत्मा स्तर के और 4 मार्शल गुरु स्तर के थे। सबसे अधिक शक्ति तीसरे स्तर के मार्शल गुरु की थी और सबसे कम शक्ति पहले स्तर के मार्शल गुरु की थी। उनमें से एक उदित का शिष्य भी था। ये 4 युवा मार्शल गुरु भी समर्पित काली तलवार संप्रदाय से थे। आत्मा उड़ान संप्रदाय में मूल रूप से मार्शल गुरु साधना वाले कोई शिष्य नहीं थे। जहां तक मार्शल सोल्जर स्तर की बात है तो अब 90 से ज्यादा लोग थे। बाकी लगभग 300 मार्शल प्रशिक्षु थे। 416 लोग, यानी 416 लोगों का पेट भरना था, खासकर जब 300 तो सिर्फ मार्शल ट्रेनी थे। अथर्व ने तुरंत दबाव महसूस किया। कभी कभी ज्यादा लोगों का होना जरूरी नहीं कि ताकत हो। स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट पहले अपने 100 या इतने लोगों का भी भरण पोषण नहीं कर पाता था। अब ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट के 300 लोगों के जुड़ने से खपत कई गुना ज्यादा हो गई थी। सौभाग्य से कियान बार्टियन के स्थानिक थैले से अथर्व ने भी कई चीजें हासिल की थीं, जिनके बारे में अनुमान है कि वे वर्तमान स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट को लगभग 3 महीने तक चला सकती हैं। लेकिन 3 महीने बाद अगर कोई आमदनी नहीं हुई तो उन्हें अपनी बचत से गुजारा करना होगा। संप्रदाय गुरु, क्या अब आप गुप्त कक्ष खोलने वाले हैं? इसके बाद अथर्व ने श्री सीता और जीत कुमार के साथ गुप्त कक्ष खोलने के बारे में चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, ये सही है।
एल्डर सीता ने मुझे आखिरी क्षण में गुप्त कक्ष खोलने के लिए कहा था। कल स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट लगभग खत्म हो गया था। अब स्पिरिट फ्लाइंग सेक्ट अपने अंतिम क्षण में पहुंच गया है। क्या दोनों एल्डर्स की कोई राय है? अथर्व ने दोनों की ओर देखा और पूछा। मेरी कोई राय नहीं है। गुप्त कक्ष बहुत पहले ही खुल जाना चाहिए था, जीत कुमार ने कहा। वह लंबे समय से गुप्त कक्ष खोलना चाहता था, लेकिन आनंदा शास्त्री और श्री सीता पहले ही इस पर असहमत हो चुके थे। इसे खोलो, अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अब सब कुछ संप्रदाय के स्वामी पर निर्भर है। श्री सीता ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कल ब्लैक स्वॉर्ड संप्रदाय वाली घटना के बाद उसके पास अब आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, चलो अब गुप्त कक्ष में चलते हैं, अथर्व ने कहा। आखिरकार वह गुप्त कक्ष खोल पाया। वह सोच रहा था कि गुप्त कक्ष के अंदर क्या है। उदित और बाकी दो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सब क्या कह रहे हैं। उन्हें उड़ती आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे केवल ईमानदारी से समूह के पीछे पीछे चल सकते थे। संप्रदाय गुरु, ये यहाँ है। कुछ ही देर बाद अथर्व, जो यूहो और श्री सीता के पीछे पीछे उड़ती आत्मा संप्रदाय के मुख्य हॉल के पीछे पहुंच गया। उसने हॉल के पीछे इतनी छिपी हुई दुनिया की उम्मीद नहीं की थी, जहां एक बड़ी पत्थर की दीवार के पीछे एक तंत्र छिपा हुआ था। जो यूहो कुछ देर तक पत्थर की दीवार पर टटोलता रहा। तंत्र सक्रिय होने के बाद जमीन से दो लोगों के लिए पर्याप्त चौड़ा एक भूमिगत रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही सभी लोग गलियारे में दाखिल हुए, उदित और बाकी दो लोग सबसे ज्यादा हैरान हुए। अथर्व भी कुछ हद तक हैरान था। गलियारे के अंदर 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक भूमिगत सुरंग थी, जिसके चारों तरफ मोटी पत्थर की दीवारें थीं। दीवारों में जड़े कई चमकीले मोती एक हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। हम यहाँ हैं। श्री सीता एक बड़ी पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था। दीवार धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। दीवार के बीचों बीच एक ऐसा पैटर्न था जो उड़ती आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की मुहर पर बने पैटर्न जैसा ही था। संप्रदाय गुरु, गुप्त कक्ष को खोलने के लिए 3 चाबियां और संप्रदाय गुरु की मुहर चाहिए, वरना इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने पर कक्ष फटकर टुकड़ों में बिखर जाएगा, जीत कुमार ने कहा। उसने पत्थर की दीवार की ओर एक फूंक मारी, जिससे धूल बिखर गई और 4 रास्ते खुल गए। पत्थर की दीवार पर 3 ताले दिखाई दिए, जो एक थोड़े बड़े से छेद को घेरे हुए थे। सभी एक साथ घबरा गए और सोचने लगे कि उड़ती आत्मा संप्रदाय ने अपने समृद्ध काल में क्या छोड़ा होगा। इसे खोलने की तैयारी करो। अथर्व ने गहरी सांस ली, उसका मूड भी कुछ तनावपूर्ण हो गया। श्री सीता और जीत कुमार आगे बढ़े और उन्होंने 3-3 इंच लंबी चाबी निकाली और उसे पत्थर की दीवार पर बने 2 छेदों में डाला। फिर अथर्व ने प्रवीण सिंह से ली हुई चाबी को बचे हुए छेद में डाला। जो यूहो और श्री सीता ने चुपचाप तीनों चाबियों को आधा मोड़कर दाईं ओर घुमाया। क्लिक क्लिक, तुरंत ही पत्थर की दीवार से क्लिक की आवाज गूंजी, जिसके बाद पूरी सतह पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। संप्रदाय गुरु, जल्दी से संप्रदाय गुरु की मुहर लगाओ, अन्यथा गुप्त कक्ष फट जाएगा, श्री सीता ने अथर्व से आग्रह किया। अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के संप्रदाय प्रमुख की मुहर तैयार कर ली थी और उसे पत्थर की दीवार के बीच में चमकते हुए छेद की ओर रख दिया था। हिस हिस, जैसे ही संप्रदाय गुरु की मुहर पत्थर की दीवार के छेद में रखी गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। तुरंत ही एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और फिर पूरी पत्थर की दीवार पर लगा उड़ती आत्मा संप्रदाय का प्रतीक भी चमक उठा। गड़गड़ाहट। अचानक पत्थर के कमरे में एक जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। जैसे जैसे गड़गड़ाहट तेज होती गई, पत्थर की दीवार धीरे धीरे ऊपर उठती गई, जिससे जमीन से एक छोटा सा अंतर दिखाई देने लगा। गड़गड़ाहट जारी रहने के साथ यह अंतर और चौड़ा होता गया और पल भर में ही इसकी ऊंचाई एक व्यक्ति जितनी हो गई। क्लैंग, पत्थर की दीवार एक आखिरी जबरदस्त आवाज के साथ रुक गई। पूरा पत्थर का कमरा कांप उठा। पत्थर की दीवार अब 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी और शायद दसियों हजार जिन वजन की लग रही थी। बहुत खूब। जैसे ही पत्थर की दीवार खुली, 300 वर्ग मीटर से भी बड़ा एक पत्थर का कक्ष सबके सामने प्रकट हुआ। कक्ष की सामग्री देखकर सभी आश्चर्य से विस्मय से भर गए। यहाँ तक कि आत्मा का पीछा करने वाला जहर गुरु भी अचंभित रह गया। सभी एक पल के लिए दंग रह गए। यह विशाल पत्थर का कक्ष ज़ेड स्लिप्स की घनी परतों से भरा हुआ था। ये स्लिप्स जमीन पर सीधे बिखरे हुए थे और एक चमकदार रोशनी बिखेर रहे थे। एक नज़र में इनकी संख्या हजारों में थी। विभिन्न गुणों वाली ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। वहां मौजूद सभी लोग साधक थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि इन ज़ेड स्लिप्स में युद्ध कौशल छिपा है। युद्ध कौशल वाली ज़ेड स्लिप्स की इतनी बड़ी संख्या किसी की कल्पना से परे थी। चकित समूह पत्थर के कक्ष में चला गया। सामने एक तरफ पत्थर की दीवार के पास 1 दर्जन से ज्यादा विशाल ज़ेड पत्थर के संदूक रखे थे, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति जितना ऊंचा था और पूरी तरह से ज़ेड पत्थर से तराशा गया था। संप्रदाय गुरु, ये सभी चेन स्तर और स्टार स्तर के मार्शल कौशल हैं। स्टार स्तर प्रारंभिक चरण अग्नि विशेषता मार्शल कौशल, स्टार स्तर मध्य चरण जल विशेषता मार्शल कौशल,
स्टार स्तर उच्च स्तर पृथ्वी विशेषता मार्शल कौशल। पीला स्तर के प्रारंभिक चरण मार्शल कौशल भी हैं। पीला स्तर के प्रारंभिक चरण मार्शल कौशल। हम अमीर हैं। इतने सारे मार्शल कौशल। जो यूहो, उदित, हरपन और अन्य लोग पहले ही जेड पर्चियों के ढेर की ओर दौड़ पड़े थे और उन्हें देखने लगे थे। वे सभी युद्ध कौशल से भरपूर थे, हर विशेषता को समेटे हुए, सभी को आनंदित कर रहे थे। साधकों को युद्ध कौशल प्राप्त करने से ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती, खासकर तब जब उनमें पीला स्तर के प्रारंभिक चरण के युद्ध कौशल भी मौजूद थे। संप्रदाय गुरु, आइए और देखिए। आत्मा पीछा करने वाला जहर गुरु पत्थर की दीवार के पास रखे दर्जन भर जैद संदूकों के पास गया। जब बाहरी लोग मौजूद होते तब भी आत्मा पीछा करने वाला जहर गुरु अथर्व को संप्रदाय गुरु कहकर पुकारता। सिर्फ जब वे अकेले होते तो वह उसे बच्चा कहता। अरे, हम अमीर हैं। आत्मा का पीछा करने वाले जहर के उस्ताद ने एक जैद का संदूक खोला। अंदर कोई और चीज नहीं बल्कि गोलियों की घनी परतें थीं। एक पूरा संदूक भरा हुआ, कैंडी की तरह ढेर लगा हुआ। यह जैद का संदूक एक इंसान जितना ऊंचा और कई मीटर चौड़ा था। आयतन के हिसाब से इसमें लगभग 10,000 गोलियां थीं, और इस जैद संदूक में रखी सभी गोलियां ग्रेड 2 की गोलियां थीं। एक ग्रेड 2 गोली की औसत कीमत लगभग 300 स्वर्ण मुद्राएं थी। इस एक जैद संदूक की कीमत 30 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राएं तो बस संख्याएं थीं, लेकिन जब आपको हजारों गोलियां ढूंढनी हो तो स्वर्ण मुद्राएं होने पर भी यह गारंटी नहीं होती थी कि आप उन्हें पा ही लेंगे। जैद संदूक के भीतर से एक तेज औषधीय सुगंध और ऊर्जा फैल रही थी, जिससे पत्थर का कक्ष भर गया। जीत कुमारू, श्री सीता और अन्य लोग भी उसकी ओर खींचे चले आए। अथर्व ने तुरंत 11 जैद बक्से एक एक करके खोले। हर एक को खोलते ही वह चौंक गया। दूसरे से छठे तक सभी जैद बक्से ग्रेड 2 की गोलियां थीं। 7वीं से 9वीं जैद पेटियों में ग्रेड 3 की गोलियां थीं। 10वीं और 11वीं जैद पेटियां औषधीय जड़ी बूटियों की घनी परतों से भरी थीं, जो सभी मूल्यवान थीं। इन दोनों पेटियों में जड़ी बूटियों का मूल्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था, और ये सभी जड़ी बूटियां ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। ग्रेड 3 गोलियों की कीमत आमतौर पर कई हजार सोने के सिक्कों से ज्यादा होती थी, और उच्च श्रेणी की ग्रेड 3 सबसे महंगी होती थी। अथर्व का शुरुआती अनुमान था कि ग्रेड 3 गोलियों के इन 3 बक्सों की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ सोने के सिक्के थी। ग्रेड 2 गोलियों के 6 बक्सों का मूल्य भी लगभग 20 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था। हजारों युद्ध कौशलों को, जिनके स्तरों का अभी तक वर्गीकरण नहीं किया गया था, जोड़कर उनके मूल्य को ज्यादा आन के बिना भी वे बिल्कुल अमूल्य थे। वहां एक भंडारण वलय भी है। पत्थर के कक्ष के सबसे भीतरी भाग में, पत्थर की दीवार के बीच में एक उभरे हुए पत्थर पर अथर्व की आंखों के सामने एक काला भंडारण वलय प्रकट हुआ। अथर्व उस भंडारण रिंग के पास गया और उसे उठाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह तो किसी मालिक की चीज नहीं थी। खून टपकने के बाद वह सीधे अपने दिमाग से उसकी जांच करके उसके मालिकाना हक का पता लगा सकता था। स्वामित्व स्थापित करने के लिए खून टपकाने के बाद अथर्व ने भंडारण वलय के अंदर झांका और अचानक स्तब्ध रह गया। उल्टी आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़े गए असली खजाने इसी भंडारण वलय के अंदर थे। पत्थर के कक्ष में रखी वस्तुएं केवल सती थीं। हालांकि भंडारण वलय के अंदर की मात्रा ज्यादा नहीं थी, फिर भी हर एक वस्तु असाधारण थी। इस भंडारण घेरे में 500 ग्रेड 4 की प्रारंभिक अवस्था की गोलियां, 300 ग्रेड 4 की मध्यम अवस्था की गोलियां और 100 ग्रेड 4 की उच्च अवस्था की गोलियां थीं। इन 800 गोलियों की कीमत पहले ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। ग्रेड 4 की प्रारंभिक अवस्था वाली गोली की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा होती थी। ग्रेड 4 की मध्यम अवस्था वाली गोली की कीमत आमतौर पर 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती थी, जो ठीक दोगुनी होती थी। ग्रेड 4 के उच्च स्तर की गोली की कीमत कम से कम 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती थी, जो 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं के करीब या उससे भी ज्यादा होती थी। ग्रेड जितना ऊंचा होता था, कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती थी। इसके अलावा भंडारण रिंग में 100 ग्रेड 5 प्रारंभिक चरण की गोलियां, 50 ग्रेड 5 मध्य चरण की गोलियां और 10 ग्रेड 5 उच्च चरण की गोलियां थीं। ग्रेड 5 की प्रारंभिक अवस्था वाली गोली की कीमत लगभग 8 लाख से 10 लाख डॉलर तक होती थी। ग्रेड 5 की मध्यम अवस्था और उच्च अवस्था वाली गोलियां और भी ज्यादा महंगी होती थीं। इस स्टोरेज रिंग में 10 ग्रेड 6 की गोलियां भी थीं, जो सभी ग्रेड 6 की शुरुआती अवस्था की गोलियां थीं। उनकी कीमत भी भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। भंडारण रिंग के अंदर दर्जनों जैद स्लिप मार्शल स्किल्स भी थे। पीला स्तर के मध्य स्तरीय मार्शल स्किल्स की 30 प्रतियां और पीला स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल स्किल्स की 10 प्रतियां। इनका मूल्य अथाह था, क्योंकि इनकी कीमत तो थी, लेकिन बाजार नहीं था। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, कोई भी इस स्तर के मार्शल स्किल्स नहीं बेचता था। आत्मिक कौशल भी हैं। भंडारण रिंग में 1 दर्जन से ज्यादा जैद पर्चियां भी थीं, जिनमें सभी में आत्मिक कौशल थे। हालांकि उनके सभी स्तर स्तर के मध्य और उच्च स्तर के थे। सबसे ऊंचा पीला स्तर का प्रारंभिक चरण का आत्मिक कौशल था।
आत्मा कौशल स्वाभाविक रूप से दुर्लभ थे, इसलिए फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय द्वारा 1 दर्जन से अधिक आत्मा कौशल जेड स्लिप्स को पीछे छोड़ना पहले से ही काफ़ी उल्लेखनीय था। इन वस्तुओं के अलावा भंडारण कक्ष में और कुछ नहीं था, लेकिन ये वस्तुएं अकेले ही पत्थर के कक्ष में मौजूद सभी खजानों से ज़्यादा कीमती थीं। एक क्षण बाद अथर्व ने खुद को संभाला और स्टोरेज रिंग को दूर रख दिया, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करो, यहाँ अंदर किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं है, वरना उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अथर्व ने उदित और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, अगर यहाँ अंदर कुछ भी उजागर हुआ तो उड़ती आत्मा संप्रदाय का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय का नियम था कि गुप्त कक्ष को अंतिम क्षण तक नहीं खोला जाता। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शिष्य इस धन की रक्षा न कर पाएं, इसे आसानी से खोल सकें और खबर लीक होने पर संप्रदाय को अनगिनत ताकतों से घेर लिया जाए। हाँ, संप्रदाय गुरु जीत कुमार, उदित और अन्य लोगों ने उत्तर दिया। वे परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये वस्तुएं प्राचीन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की शक्तियों की कार्रवाई को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थीं। बच्चे, भंडारण रिंग, यही तो मुख्य घटना है ना? आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर ने अथर्व को एक ध्वनि संचरण भेजा। अथर्व ने चुपचाप सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये बात आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु से नहीं छिपाई। असल में मुख्य घटना स्टोरेज रिंग में ही थी, सारी अच्छी चीज़ें अंदर थीं। उड़ती आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई सभी वस्तुओं को छांटने में उन सातों को गुप्त कक्ष में पूरा दिन लग गया। प्रत्येक तत्व के युद्ध कौशल को एक साथ वर्गीकृत किया गया था। पीली श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल की कुल 200 प्रतियां थीं, हालांकि अधिकांश एक जैसी प्रतियां थीं। युद्ध कौशल जेड स्लिप एक विशेष अस्तित्व रखते हैं। जब कोई साधक जेड स्लिप प्राप्त करके उससे साधना करता है तो स्लिप में मौजूद जानकारी गायब हो जाती है और स्लिप बेकार हो जाती है। इसी तरह प्रमुख शक्तियां अपने युद्ध कौशल को व्यापक रूप से फैलने से रोकती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनके संप्रदाय के युद्ध कौशल हर जगह फैलें। इन युद्ध कौशलों को शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा जेड स्लिप्स पर कॉपी किया गया था। साधक साधना के माध्यम से जेड स्लिप्स में निहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जेड स्लिप्स पर युद्ध कौशलों की नकल करना कोई आसान काम नहीं है। शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए भी इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन और नकल करना असंभव है। यही कारण है कि युद्ध कौशलों की कीमत बहुत अधिक है। आमतौर पर एक येलो रैंक लो ग्रेड जेड स्लिप की कीमत 10 लाख सोने के सिक्कों से ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर जब आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये 3 लाख सोने के सिक्कों से कम में नहीं मिल पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि येलो रैंक स्तर पर मार्शल आर्ट अमूल्य होते हैं, कोई भी इन्हें कभी नहीं बेचेगा। बुजुर्गों, कृपया आप में से प्रत्येक पीले दर्जे के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल का एक सेट और स्टार दर्जे के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के 2 सेट चुनें। इसके अतिरिक्त आप में से प्रत्येक के लिए 5 चतुर्थ श्रेणी के निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं। कृपया इन्हें ग्रहण करें। बुजुर्गों, अथर्व ने अपनी भंडारण अंगूठी से मुट्ठी भर औषधीय गोलियां निकाली, जो सभी चतुर्थ श्रेणी के निम्न श्रेणी की गोलियां थीं। प्रत्येक गोली का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से अधिक था, इसलिए प्रति व्यक्ति 5 गोलियों का मूल्य 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं से अधिक था। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। उदित और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। गोलियां प्राप्त करने और कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद वे तुरंत युद्ध कौशल चुनने लगे। पीले दर्जे के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल का एक सेट, स्टार दर्जे के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के 2 सेट और 5 चतुर्थ श्रेणी की गोलियां मूल रूप से छोटे संप्रदायों के इन बुजुर्गों के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। बड़े गुरु, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अपनी चोटें भी ठीक करनी है, इसलिए इन्हें ले लीजिए। इन्हें नापसंद मत कीजिए। अथर्व ने सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर सत्यजीत को 2 छठी श्रेणी की निम्न श्रेणी की उपचारात्मक गोलियां दीं। कुल मिलाकर केवल 10 छठी श्रेणी की निम्न श्रेणी की गोलियां थीं, जिनमें से 4 उपचारात्मक गोलियां थीं। अथर्व ने उनमें से 2 सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर को दे दीं। हालांकि अथर्व को यह भी पता था कि आत्मा का पीछा करने वाला जहर कमांडर अब 9 परतों वाला आत्मा कमांडर स्तर का विशेषज्ञ था। अगर वे छठी श्रेणी की उच्च श्रेणी की गोलियां होतीं तो वे आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत का ध्यान आकर्षित कर सकती थीं, लेकिन छठी श्रेणी की निम्न श्रेणी की गोलियां तो बस औसत थीं। आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत के साधना स्तर को देखते हुए छठी श्रेणी की उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हाँ, तुम बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हो। ये वाकई वही है जिनकी मुझे ज़रूरत है। मेरी चोटें अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर हल्के से मुस्कुराया, मना नहीं किया और अथर्व के हाथ से उदारता से गोलियां स्वीकार कर लीं। छठी श्रेणी की गोलियां सभी बहुत महंगी थीं। अगर वह इन्हें खुद परिष्कृत करता तो इसके लिए काफ़ी मेहनत और सामग्री तैयार करनी पड़ती। हालांकि इन छठी श्रेणी की निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन छठी श्रेणी की गोली के स्तर की औषधीय सामग्री आसानी से नहीं मिलती थी और बहुत महंगी भी थी।
मैं ये पीला रैंक निम्न ग्रेड पृथ्वी तत्व मार्शल कौशल ग्राउंड शेकिंग पाम ले लूंगा। मुझे ये पीला रैंक निम्न ग्रेड अग्नि तत्व मार्शल कौशल धधकती लौ बवंडर ब्लेड चाहिए। जो यो हो, श्री सीता और अन्य सभी को अपनी मनचाही मार्शल स्किल्स मिल गईं। उनके लिए येलो रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल्स का आकर्षण साफ था। सभी ने खुशी खुशी अपने अपने युद्ध कौशल चुन लिए। अथर्व ने आखिरकार कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे अपने हाथ में छिपी हुई अंगूठी में सारी चीजें डाल दीं। इन्हें यहाँ छोड़ना ज्यादा सुरक्षित नहीं था। इस जादुई अंगूठी के साथ इन्हें अपने पास रखना ही सबसे सुरक्षित था। इन गुप्त कक्षों से सभी वस्तुओं को भंडारण रिंग में लोड करने के बाद अथर्व का भंडारण रिंग पूरी तरह से भर गया था और किसी भी अन्य चीज के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अथर्व के हाथ में स्टोरेज रिंग देखकर सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर भी हैरान रह गया। अंदर की जगह और उसके अनोखे काम से साफ जाहिर था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। मन ही मन वो ये भी सोच रहा था कि ये बच्चा अंदर से जितना सीधा सादा लग रहा है उतना है नहीं, शायद उसके अंदर कई राज छिपे होंगे। जब तक सब लोग गुप्त कक्ष से बाहर निकले, रात हो चुकी थी। वे पूरा दिन गुप्त कक्ष में रहे थे, लेकिन किसी को भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि वे सभी बेहद उत्साहित थे। जब अथर्व अपने घर लौटा तो वह भी बेहद उत्साहित था। गुप्त कक्षों से उसे जो कुछ भी मिला था वह उसके लिए बस एक अप्रत्याशित लाभ था। यह एक बहुत बड़ी दौलत थी, एक असीम दौलत। अथर्व का अनुमान था कि अगर उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, सिर्फ उन गोलियों की, तो वे उसे सफलता दिला सकती थीं और एक पूर्ण महाशक्ति बन सकती थीं। इस अपार धन संपत्ति के साथ वह खुद को एक महाशक्ति, एक सच्चा महाशक्ति बनाने के लिए पैसे भी खर्च कर सकता था। लेकिन अब अथर्व जानता था कि अगर उसके पास सिर्फ ये दौलत हो तो वह पैसे जलाकर एक शक्तिशाली शक्ति बन सकता है। हालांकि ये काफी नहीं था। उसे एक शक्ति की जरूरत थी और उड़ती आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष में जो कुछ भी बचा था वह एक संप्रदाय के पुनरुत्थान की तैयारी थी। किसी संप्रदाय का उत्थान औषधियों और युद्ध कौशल के बिना संभव नहीं है। गुप्त कक्ष में जो कुछ बचा था वह था 10,000 युद्ध कौशल और 1 लाख से ज्यादा औषधियां। यह एक बहुत बड़ी संख्या थी और ये औषधियां और युद्ध कौशल निम्न से लेकर उच्च स्तर तक के थे, जो किसी संप्रदाय के मजबूत विकास में पूरी तरह सक्षम थे। अगर इस सारी दौलत को छठी श्रेणी की गोलियों में बदल दिया जाए तो शायद बहुत ज्यादा संख्या में लोग ही न हों। हालांकि किसी संप्रदाय का उत्थान कुछ उच्च श्रेणी की गोलियों के भरोसे नहीं होता, न ही यह कुछ उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के सहारे संभव है। एक व्यक्ति या यहाँ तक कि कुछ लोग भी किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं कर सकते। एक बड़े संप्रदाय को अनगिनत नए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की तरह। हालांकि संप्रदाय में कई शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, फिर भी वे नए शिष्यों को बहुत महत्व देते हैं। केवल नए रक्त के निरंतर प्रवाह से ही एक संप्रदाय मजबूत बना रह सकता है। कुछ लोगों पर निर्भर रहना असंभव है, क्योंकि वे कुछ लोग अंततः बूढ़े हो जाएंगे और उनका जीवनकाल समाप्त हो जाएगा जब तक कि आप शून्य को तोड़कर उस पौराणिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते जहां आप अमर हो सकते हैं। अथर्व फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के गुप्त कक्ष की हर चीज को लेकर बहुत उत्साहित था। इन चीजों के साथ ही संप्रदाय की रखवाली कर रहे पुराने जहरीले आत्मा पीछा करने वाले जहर सेनापति सत्यजीत के साथ, अगर फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय बिना किसी दुर्घटना के उत्थान कर लेता है तो ये बस कोने के आसपास ही होगा। भविष्य में ये कितना आगे बढ़ेगा यह उसके नेतृत्व पर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय इतनी बड़ी दौलत छोड़ जाएगा। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने इस फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के बारे में कभी सुना भी नहीं था। आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत ने अथर्व के कमरे में आश्चर्य से कहा। अथर्व ने उसे उन चीज़ों के बारे में बताया था जो उसने स्टोरेज रिंग से प्राप्त की थीं। ये चीज़ें बिल्कुल वही हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में ये चीज़ें किसी संप्रदाय के उत्थान में सहायता करने और उड़ती आत्मा संप्रदाय को उसकी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि प्राचीन क्षेत्र आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली है। यहाँ तक कि आत्मा मार्शल महाद्वीप के 3 संप्रदाय और 4 द्वार भी प्राचीन क्षेत्र में हिस्सा पाने की हिम्मत नहीं कर सकते, जो इसकी शक्ति को दर्शाता है। उड़ती आत्मा संप्रदाय ने जो कुछ पीछे छोड़ा है वह उड़ती आत्मा संप्रदाय को एक निम्न श्रेणी के संप्रदाय से लगभग दूसरे दर्जे के संप्रदाय तक ही पहुंचने में सक्षम बना सकता है। शायद दूसरे दर्जे के संप्रदायों के भीतर भी मजबूत स्तरों तक नहीं पहुंच पाएगा। आत्मा पीछा करने वाले विश्व कमांडर सत्यजीत ने अथर्व से कहा, मैं अभी भी जवान हूँ। जवान होने का मतलब है कि अवसर मिलेंगे। एक कदम आगे बढ़ाकर मैं और भी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अथर्व को यह भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि सख्ती से कहें तो उड़ती आत्मा संप्रदाय को वर्तमान में तृतीय श्रेणी का संप्रदाय भी नहीं माना जा सकता। ज्यादा से ज्यादा यह एक गैर श्रेणीबद्ध संप्रदाय ही था। मूल रूप से कुछ मार्शल सोल साधकों के साथ ये बमुश्किल तृतीय श्रेणी के संप्रदायों में समा पाता था, लेकिन उड़ती आत्मा संप्रदाय आर्थिक रूप से तंग था। तृतीय श्रेणी के संप्रदाय जितना भी अच्छा नहीं था, इसलिए इसे केवल चतुर्थ श्रेणी की शक्ति ही माना जा सकता था।
प्राचीन क्षेत्र में उन बड़े संप्रदायों की शक्ति 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की शक्ति से बहुत भिन्न नहीं है। फीलिंग संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई संपत्ति मूल रूप से एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन एक उच्च स्तरीय संप्रदाय को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक उच्च स्तरीय संप्रदाय को विकसित करने के लिए फीलिंग संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई संपत्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। छठी श्रेणी की गोलियां, पीली श्रेणी की मार्शल कुशलताएं, ये अमूल्य हैं, लेकिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जैसे विशालकाय लोगों के हाथों में इनकी कमी नहीं है, उनके पास तो और भी अधिक है। खैर, अब मैं तुमसे पागल हो गया हूं। अगर एक दिन तुम कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे एक वादा करोगे। सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर ने अथर्व से गंभीरता से कहा, बड़े गुरु, अगर एक दिन ये कनिष्ठ उड़ती आत्मा संप्रदाय का समर्थन कर सकता है तो हेवनली स्टार संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय का पहला निशाना होगा। अथर्व जानता था कि आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत क्या सोच रहे थे। इस बूढ़े जहर के दिल में मरने से पहले वह बस यही बात छोड़ नहीं सकता था। अच्छा, आपके शब्द ही काफ़ी हैं। अब से अगर उड़ती आत्मा संप्रदाय को कोई परेशानी होगी तो वह मेरी परेशानी होगी। जो कोई उड़ती आत्मा संप्रदाय को हिलाएगा वह मुझे हिला रहा है, और मैं उनके जीवन को मौत से भी बदतर बना दूंगा, आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अब से इस बूढ़े जहर ने आखिरकार फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को सचमुच अपना मान लिया था। भविष्य में फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में इस बूढ़े जहर के साथ उसे साधारण ताकतों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। कल की कार्रवाई से भी कुछ जीवन शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझे अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए एकांतवास में जाना होगा। मैंने पायल को प्रारंभिक साधना विधि भी सिखा दी है। एकांतवास से बाहर आने के बाद मैं उसे एक आत्मा साधक बना पाऊंगा। उस समय तुम्हें सावधान रहना होगा कि कहीं वह एक दिन तुमसे आगे न निकल जाए। आत्मा का पीछा करने वाले विश्व सेनापति सत्यजीत हल्के से मुस्कुराए। अब उन्हें अपने शिष्य से बेहद लगाव हो गया था। एल्डर सत्यजीत, कृपया बेझिझक एकांत में जाकर अपनी चोटों को ठीक करें। अथर्व ने अपनी बात खत्म करते ही उत्सुकता से पूछा, एल्डर सत्यजीत, पायल का जन्मजात विश्व शरीर, भविष्य में वह अंततः कितनी दूर तक साधना कर पाएगी? आत्मा का पीछा करने वाले विश्व कमांडर सत्यजीत ने अथर्व की ओर देखा और कहा, मैं जिस विश्व साधना का अभ्यास करता हूं वह बहुत खास है। हालांकि मैं एक आत्मा साधक हूं, शारीरिक शक्ति के मामले में मैं एक मार्शल साधक से ज्यादा अलग नहीं हूं। साथ ही विश्व साधना से निपटना आसान नहीं है। जब मैंने पहली बार विश्व साधना की थी तब मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वह आपकी कल्पना से भी परे था। मुझे हजारों तरह के शक्तिशाली विषों ने डसा और हजारों बार शक्तिशाली विष की पीड़ा का अनुभव किया। मेरे पूरे शरीर पर हजारों निशान हैं, ये सब उन शक्तिशाली विषों की बदौलत है। साथ ही मैंने लगभग हजारों तरह की शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटियों की खोज की, अपने पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए शक्तिशाली औषधीय रस का उपयोग किया और हजारों दिनों तक अपने शरीर में शक्तिशाली विष के दर्द को सहन किया। तभी मैंने अपना उपार्जित विष शरीर बनाया और विष साधना करने में सक्षम हुआ। अथर्व ने मन ही मन सोचा, रक्त आत्मा सील की साधना में उसने जो कष्ट सहे वह संभवतः उस कष्ट से कम नहीं था जो इस बूढ़े विषैले व्यक्ति ने अपने विष कौशल की साधना में सहा। हजारों जहरों की पीड़ा, हजारों जहरों से शरीर को सींचना, वह स्वाद शायद ऐसी चीज है जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता। हर मजबूत व्यक्ति का स्वभाव संयमी होना तय है। पॉइजन मास्टर ने आगे कहा, मेरा अर्जित विष शरीर सामान्य आत्मा मास्टर्स की तुलना में बहुत तेजी से विष कौशल विकसित करता है। 20 वर्षों में मैं स्पिरिट मास्टर से आगे बढ़कर वर्तमान 9वें स्तर के स्पिरिट कमांडर के स्तर पर पहुंच गया हूं। अरे, ये तो बहुत तेज है, ये तो बहुत भयानक है। अथर्व चिल्लाए बिना नहीं रह सका। 20 वर्षों में स्पिरिट स्कॉलर से स्पिरिट कमांडर तक की यात्रा बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। क्या यह इतनी तेज है? दुर्भाग्य से मेरे पास एक विषयुक्त शरीर है। इस स्तर तक पहुंचने के बाद मेरी साधना की गति काफ़ी धीमी हो गई है और कुछ दुष्प्रभाव हैं जो मेरी साधना में बाधा डालते हैं। मेरी भविष्य की उपलब्धियों में शायद ज़्यादा सुधार न हो जब तक कि। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अथर्व की ओर देखा और कहा, लेकिन जिंटोंग अलग है। उसका शरीर प्राकृतिक रूप से विषैला है, ऐसा विषैला शरीर जो लगभग पुनर्तपूर्ण है। उसकी साधना की संभावनाएं मेरी तुलना में कहीं बेहतर हैं। प्राकृतिक विष शरीर क्या है? अथर्व ने हैरान होकर पूछा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे शरीर में जहर है तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? पॉइजन मास्टर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे विश्वास है, हर किसी के शरीर में जहर होता है। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाकर समझा। अपने पिछले जीवन में अथर्व को एक पत्रिका में पढ़ा हुआ याद आया कि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना था कि हर किसी के शरीर में विषाक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन कुछ लोग शरीर की विसरण प्रणाली के कारण दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। इस प्रणाली में त्वचा, यकृत, गुर्दे, जठरांत्र पथ और लसिका प्रणाली शामिल थी। सामान्य परिस्थितियों में यह विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से तोड़ सकता है और उन्हें शरीर से बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार शरीर के भीतर एक सापेक्ष संतुलन बनाए रख सकता है।
यदि संचित विषाक्त पदार्थ विसरण प्रणाली की क्षमता से अधिक हो जाएं, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अथर्व को स्पष्ट रूप से याद था कि पत्रिका में यह भी लिखा था कि पादना विसरण का एक तरीका है, और कुछ लोगों की शारीरिक संरचना विशेष थी, उनके शरीर के विष विषैले सांपों से भी अधिक जहरीले थे, फिर भी वे पूरी तरह से अच्छे से रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे कुछ लोग स्वाभाविक रूप से बिजली से नहीं डरते थे। अथर्व को सहमति में सिर हिलाते देख पॉइजन मास्टर सत्यजीत थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि आम लोग यह नहीं सोचेंगे कि उनके शरीर में जहर है। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, हर किसी के शरीर में जहर होता है, लेकिन यह उनके लिए घातक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों की शारीरिक संरचना विशेष होती है और वे शक्तिशाली जहर से नहीं डरते। यदि किसी दिन उनका सामना किसी अत्यंत विषैली चीज से हो जाए, जो कोई जानवर या पौधा हो सकता है, तो वे जहर खा लेंगे, लेकिन स्वयं ठीक रहेंगे और अनजाने में यह विष उनके वंशजों को भी मिल जाएगा। फिर इन वंशजों को अत्यंत विषैली चीजें काट लेती हैं और अपने शरीर में छिपे शक्तिशाली विष से बेअसर होने के बाद विष की प्रकृति बदल जाती है। कुछ तो बेअसर हो जाते हैं या कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ की जहरीली प्रकृति और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन जहर उनके शरीर में प्रकट नहीं होता, इसलिए उन्हें खुद पता नहीं चलता। यह एक निश्चित पीढ़ी तक जारी रहता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ प्राकृतिक विष शरीर बनता है। मैंने जो विष कौशल प्राप्त किया था, वह एक प्राकृतिक विष शरीर वाले मजबूत व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था। इस विष कौशल को विकसित करने के बाद प्राकृतिक विष शरीर वाले लोग अंततः जिस स्तर तक पहुंच सकते हैं वह बिल्कुल भयानक है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो पायल की भविष्य की उपलब्धियां उस स्तर तक पहुंच जाएंगी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यह ऐसा ही है। फिर मैं एल्डर सत्यजीत को एक अच्छे शिष्य को लेने के लिए बधाई दूंगा। अथर्व भी आश्चर्यचकित था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिंटोंग का ऐसा दुर्लभ संविधान होगा। आप मुझे किस बात की बधाई दे रहे हैं? पायल आपकी बहन है। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 साल के भीतर पायल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चूंकि जिंटोंग का शरीर प्राकृतिक रूप से विषैला है, इसलिए इसका उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा, इसलिए सामान्य लोग यह नहीं बता सके और उन्होंने सोचा कि उसकी प्रतिभा औसत है। वास्तव में पायल की प्रतिभा उत्कृष्ट है और यह सौभाग्य की बात है कि ऐसा है, अन्यथा ये प्रतिभा की बर्बादी होती। इस बार मुझे सचमुच एक अच्छा शिष्य मिला। बोलने के बाद पॉइजन मास्टर भी संतुष्टि से मुस्कुराए। एक प्राकृतिक विष शरीर वाली शिष्या के साथ विष कौशल की साधना करने के बाद उसकी भविष्य की उपलब्धियों के बारे में सोचकर उसे हंसी आने लगी। अगली सुबह पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अपना एकांतवास शुरू करने के लिए फिर से गुप्त कक्ष में प्रवेश किया, जबकि अथर्व ने एल्डर उदित, श्री सीता और अन्य लोगों को फिर से पाया और फिर 5 बुजुर्गों को मुख्य हॉल के सामने चौक में ले गए। जब फीलिंग गेट के 400 से अधिक शिष्य एकत्र हुए तो वे सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। चौक में एक बड़ी मेज पर पहले से ही गोलियों और युद्ध कौशल से भरी सामग्री रखी हुई थी। अथर्व ने एक भावुक उद्घाटन भाषण देने के बाद सभी शिष्यों को गोलियां और मार्शल कौशल वितरित किए। यद्यपि वे केवल निम्न श्रेणी की गोलियां और निम्न स्तरीय मार्शल कौशल थे, फिर भी उन्होंने सभी शिष्यों का खून उत्साह से उबाल दिया और अंततः फीलिंग गेट के लिए आशा की किरण दिखाई दी। अथर्व ने साधना के लिए पुरस्कार और दंड प्रणाली भी स्थापित की। आधे वर्ष के भीतर अपने वर्तमान स्तर से साधना में सबसे अधिक सुधार करने वाले 50 लोग फीलिंग गेट के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते थे और उन्हें गोलियों और मार्शल कौशल के अतिरिक्त पुरस्कार भी प्राप्त होते थे। सैकड़ों लोग चुपके से दांत पीसने लगे और हताश होकर साधना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। शिष्यों के तितर बितर हो जाने के बाद अथर्व ने तुरंत सभी शिष्यों को मार्शल सोल्जर स्तर और मार्शल मास्टर स्तर पर रखा, जिनकी कुल संख्या 100 से अधिक थी। मार्शल सोल्जर साधना स्तर पर प्रत्येक शिष्य को एक अतिरिक्त उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की गोली और मध्यवर्ती श्रेणी के स्टार स्तरीय मार्शल कौशल का एक सेट प्राप्त होता था। मार्शल मास्टर स्तर के कुछ शिष्यों को एक अतिरिक्त प्रारंभिक ग्रेड तृतीय रैंक गोली और उच्च ग्रेड स्टार स्तरीय मार्शल कौशल का एक सेट प्राप्त हुआ। ये शिष्य फीलिंग गेट की ताकत की वर्तमान रीढ़ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी तरह से विकसित करने की आवश्यकता थी। शिष्यों का समूह उत्साह से कांप उठा। जिन लोगों ने ब्लैक स्वॉर्ड गेट से आत्मसमर्पण किया था, उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने सही रास्ता चुना था। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे फीलिंग गेट पर पहले ही आ जाते। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अथर्व अपने निवास पर लौट आया और उसी समय गौरव, फोंग शिनकी और मूल फीलिंग गेट के गंजे युवक को अपने निवास पर बुलाया। प्रवीण बोरान, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा? निवास के अंदर अथर्व ने गंजे शिष्य से हल्के से पूछा। अथर्व काफी समय से इस गंजे शिष्य को देख रहा था। वह बहुत चतुर था और उसमें बहुत सी छोटी छोटी चतुराइयां थीं। उड़ती आत्मा गेट को लोगों की जरूरत थी और अथर्व भी अपने कुछ विश्वसनीय अनुयायी बनाना चाहता था। केवल सारांश पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। संप्रदाय गुरु, क्या मैंने कुछ गलत किया है? कृपया मुझे दंड दीजिए। संप्रदाय गुरु, गंजा शिष्य पूरे रास्ते दहशत में था। इस समय संप्रदाय गुरु के रूप में अथर्व के दबाव में उसके पैर तुरंत कमजोर हो गए और वह घुटनों के बल बैठ गया।
अथर्व ने कहा, उठो, मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास के लोग इतने निराशाजनक हों। मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि आपकी वर्तमान क्षमता द्वितीय स्तर के मार्शल सैनिक की है। आधे साल के भीतर यदि आप 5वें स्तर के मार्शल सैनिक तक पहुँच जाते हैं तो आप अब से मेरा अनुसरण कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप एक साधारण शिष्य ही बने रहेंगे। संप्रदाय गुरु प्रवीण बुरान ने अपना गंजा सिर उठाया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये जानते हुए कि यह संप्रदाय गुरु ही थे जो उसे मौका दे रहे थे। यदि वह भविष्य में संप्रदाय गुरु के साथ रह सके तो यह एक बहुत अच्छा अवसर होगा। वह तुरंत झुककर बोला, मुझे साधना में शामिल करने के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु। मैं अब साधना करने जाऊंगा। मैं न सोऊंगा, न आराम करूंगा और न ही संप्रदाय के गुरु को निराश करूंगा। इसके साथ ही प्रवीण बुरान उत्साहित होकर साधना करने के लिए वापस जाने वाला था। रुको, ये कुछ गोलियां अपने साथ ले जाओ और अच्छी तरह से साधना करो। अथर्व ने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें प्रवीण बुरान को दे दीं। जब प्रवीण बुरान वहां से निकला तो उसके कदम इतने तेज थे कि वह मुश्किल से अपने पैर उठा पा रहा था। ये आप खून टपकने के बाद मालिक को पहचानने के लिए उन्हें खोल सकते हैं। अच्छी तरह से साधना करो। अथर्व ने फिर गौरव और फैंग जिनकी को एक एक स्पेस बैग दिया। यद्यपि ये दोनों मूलतः फीलिंग गेट के प्रत्यक्ष शिष्य थे, लेकिन उनके पास अंतरिक्ष बैग नहीं थे। इन अंतरिक्ष बैगों में अथर्व ने उनके लिए काफ़ी गोलियां छोड़ी थीं, साथ ही उनके लिए उपयुक्त उच्च श्रेणी के स्टार स्तरीय मार्शल कौशल के 2 सेट भी छोड़े थे। उड़ती आत्मा गेट के लोगों में अथर्व भी इन दोनों से अधिक परिचित था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। दोनों बहुत आभारी थे और बार बार उनका धन्यवाद करते रहे। ये सब व्यवस्थित करने के बाद अथर्व ने भी एक नया मार्शल कौशल सीखने के लिए गुफा में प्रवेश किया। लुपायल पिछले कुछ दिनों से शियाओलोंग और त्यानची जुएशी के साथ खेल रहा था, जिससे अथर्व को भी किसी भी चिंता से राहत मिली। गुफा में अथर्व पालथी मारकर बैठा था और धीरे धीरे गहरी सांस ले रहा था। इन कुछ दिनों में उड़ती आत्मा गेट अंततः सही रास्ते पर आ गया था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो फीलिंग गेट का उदय केवल समय की बात थी। राक्षस द्वार, अथर्व ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। प्रवीण सिंह की स्मृति में आनंदा शास्त्री की मृत्यु प्रवीण सिंह और राक्षस गेट के किसी व्यक्ति का काम थी। राक्षस गेट का एक बुजुर्ग प्रवीण सिंह का चचेरा भाई था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राक्षस गेट के लोग फीलिंग गेट द्वारा छोड़े गए गुप्त कक्ष के बारे में भी जानते थे। अथर्व ने अनुमान लगाया कि राक्षस गेट निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देगा। लेकिन अथर्व अब राक्षस द्वार से नहीं डरता था। यद्यपि राक्षस गेट की शक्ति फीलिंग गेट से अधिक थी, फिर भी यह एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय था। क्यूइहुन दुशाई के फीलिंग गेट की रखवाली करने के कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि राक्षस गेट ने उन्हें उकसाने का साहस किया तो इसे फीलिंग गेट के उत्थान के लिए पहला कदम माना जाना चाहिए। पवन के पंख, अथर्व ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड स्लिप निकाली। ये फीलिंग गेट द्वारा छोड़े गए मार्शल कौशल के बड़े ढेर से पवन तत्व उड़ान मार्शल कौशल का एक खंड था। ये पीले ग्रेड के प्रारंभिक स्तर पर था, लेकिन ये ठीक वही था जिसकी उसे अब आवश्यकता थी। पवन तत्व उड़ान मार्शल कौशल की साधना के बाद वह हवा में उड़ सकता था, जिससे उसके बच निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। उड़ती आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़े गए पवन गुण मार्शल कौशलों में कुल मिलाकर केवल लगभग 20 सेट ही थे। बाकी स्टार और चेन स्तर के थे और केवल पवन पंख ही पीले स्तर के शुरुआती स्तर पर थे। पवन गुण मार्शल कौशल पहले से ही दुर्लभ थे और पवन गुण उड़ान मार्शल कौशल और भी दुर्लभ थे। जरा सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्शल कैप्टन नहीं है, हवा में एक मार्शल कैप्टन की तरह खड़ा हो सकता है। ये कितना अद्भुत है। यह आपको युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। खून की एक बूंद जेड स्लिप पर टपकी और तुरंत ही जेड स्लिप चमक उठी। प्रकाश की एक किरण अथर्व के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी में बदल गई। एक क्षण बाद जेड स्लिप की रोशनी मंद होकर गायब हो गई। अथर्व ने पवन पंखों की साधना विधि भी सीखी। इस विधि में शरीर में मेरिडियन के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से सच्ची क्यूई को प्रवाहित किया जाता है और आंतरिक वायु गुण के सहयोग से ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वायु गुण से जुड़कर उड़ान के लिए पीठ पर पंखों के रूप में संघनित हो जाती है। वायु विशेषता वाले उड़ान मार्शल कौशल, यहाँ तक कि मार्शल कैप्टन स्तर पर भी समान स्तर के साधकों को उड़ान मार्शल कौशल के प्रवर्धन के कारण उड़ान में अधिक तेज होने की अनुमति देते हैं। और ये रही लकड़ी की जेल की बेड़ियाँ। अथर्व ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक और हरी जेड स्लिप निकाली। हवा में लकड़ी की एक तेज खुशबू फैल गई। यही लकड़ी की विशेषता वाला युद्ध कौशल, लकड़ी की जेल की बेड़ियां वाली जेड स्लिप थी, जिसे अथर्व विकसित करने के लिए उत्सुक था। ये भी उड़ती आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया एक काष्ठ गुण वाला युद्ध कौशल था। काष्ठ गुण वाले युद्ध कौशल कुछ हद तक पवन गुण वाले युद्ध कौशलों से भी अधिक कठिन थे। काष्ठ गुण वाले युद्ध कौशल पेचीदा और अजीब थे, जिससे उनसे निपटना बेहद मुश्किल था। विभिन्न प्रकार के युद्ध कलाकारों में पवन गुण और काष्ठ गुण वाले युद्ध कलाकार भी सबसे कम माने जाते थे।
लकड़ी की जेल की बेड़ियां पीले स्तर के शुरुआती मार्शल कौशल थे। बेशक उड़ती आत्मा संप्रदाय में कई अन्य लकड़ी गुण वाले मार्शल कौशल भी थे, जिनमें चेन और स्टार स्तर के मार्शल कौशल भी शामिल थे। पीले स्तर के उच्च स्तर पर लकड़ी गुण वाले मार्शल कौशल की मात्रा सबसे ज्यादा थी। अथर्व ने पीले स्तर के शुरुआती लकड़ी के जेल के हथकड़ी चुनने का फैसला करने से पहले काफी सोच विचार किया। पहली बात तो ये कि अथर्व को बहुत कम स्तर के कौशल पसंद नहीं थे। दूसरी बात, वह अच्छी तरह जानता था कि वह बहुत ऊंचे स्तर के कौशलों की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और यह भी अनिश्चित था कि वह उन्हें सफलतापूर्वक विकसित भी कर पाएगा या नहीं। ठीक उसी तरह जैसे उसने जुबान स्तरीय शुरुआती स्तर के गार्बेज ब्लेड सोल स्किल को विकसित करने के लिए संघर्ष किया था, उसने केवल पहली परत ब्लेड सोल स्लैश की ही साधना की थी, और दूसरी परत ब्लेड सोल लाइट ब्लेड या तीसरी परत ब्लेड सोल वॉइड एनिहिलेशन का उपयोग नहीं कर सका था। हालांकि उसका जल गुण वाला मार्शल कौशल रेजिंग सी रोअर केवल पीले स्तर का शुरुआती कौशल था, तार्किक रूप से इसकी तुलना गहन स्तर के शुरुआती स्पिरिट कौशल ब्लेड सोल स्लैश से नहीं की जा सकती। हालांकि अथर्व जानता था कि रेजिंग सी रोअर का उपयोग करने की उसकी वर्तमान क्षमता ब्लेड सोल कौशल से ज्यादा कमजोर नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति ब्लेड सोल कौशल की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। बेशक जब उसके पास ब्लेड सोल स्किल की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करने की ताकत होगी, तो इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से जल विशेषता मार्शल स्किल रेजिंग सी रोअर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगी। उसके हाथ से खून की एक बूंद जेड स्लिप पर टपकी। उसकी चेतना जेड स्लिप में प्रवेश कर गई और काष्ठ गुण ऊर्जा का एक उभार फैल गया। एक तेज नीली रोशनी हवा में फैल गई और फिर अथर्व के ग्लेबेला में प्रवेश कर गई और उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी में बदल गई। ... 5 दिन बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे वाले पहाड़ पर एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति 17-18 साल का था, तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थीं। इस समय वह युवक नंगा था। उसका शरीर दुबला पतला लग रहा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत और ठोस था, विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ। उसकी गेहूं रंग की त्वचा थोड़ी पीली, मानो मोम से लिपटी हो, चमक से झिलमिला रही थी। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि युवक का शरीर पूरी तरह पसीने से लथपथ था, जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा था। पवन पंख, युवक ने हल्के से चिल्लाकर जटिल हाथ की मुहरें बनाई। उसके शरीर के भीतर कोई भी विशिष्ट मेरिडियन से प्रवाहित सच्ची क्यूई को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और आसपास की हवा में एक वायुगुण आभा एकत्रित हो रही थी। इस समय युवक की पीठ के पीछे से बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई बाहर निकल आई, जो उसकी पीठ पर हवा के 2 अदृश्य पर्दों में बदल गई, पक्षी के पंखों की तरह, लेकिन वे कुछ अजीब और जगह से बाहर महसूस हुए। फुफ, हवा के 2 पर्दे फड़फड़ाए और युवक का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, लगभग 3 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। हिस हिस, टकराना। इस समय ये अजीब पंख अचानक गायब हो गए और युवक का शरीर भारी होकर उसके हाथों और पैरों पर गिर गया। हिस हिस, उसके बगल में एक हल्के पीले रंग का छोटा सा सांप अपनी जीभ हिला रहा था, अपनी छोटी छोटी आंखें घुमा रहा था और फिर कसकर बंद कर रहा था। जमीन पर उतरने की आवाज सुनकर उसने अपनी छोटी छोटी आंखें फिर से खोल दी, मानो उसे देखना ही न हो। भाई, दर्द हो रहा है, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? पायल दौड़कर उस युवक के पास गया। वह युवक स्वाभाविक रूप से अथर्व था। पिछले कुछ दिनों में वह पवन पंखों की साधना में सफल नहीं हुआ था, बल्कि उसके शरीर पर जगह जगह चोटें लग गई थीं। धिक्कार है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अथर्व ने मुंह भर लार दूर थूकी, दांत पीस लिए और फिर पायल से कहा, पायल थोड़ा पीछे हटो। सावधान रहो, भाई तुम पर गिर सकता है। पायल अनिच्छा से छोटे अजगर के पास चला गया। उनके बगल में खड़ा स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह भी असहाय भाव से अथर्व को देख रहा था। टकराना, अरे अभी भी गिर रहा है, जारी रखो, टकराना, जारी रखना। ये सब रात होने तक चलता रहा। अथर्व पूरी तरह से घायल और चोटिल अपने घर लौट आया। साफ सफाई करने के बाद उसने छोटे अजगर और स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह को ले लिया और उड़ती आत्मा संप्रदाय को अंधेरे की आड़ में छोड़ दिया। स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की गति से उड़ती आत्मा संप्रदाय से धुंधली राजधानी पर्वत श्रृंखला के किनारे तक पहुंचने में उसे 3 घंटे से भी कम समय लगा। मार्शल मास्टर तक पहुंचे उसे कई दिन हो गए थे और अथर्व फिर से सच्चीची को अवशोषित करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अब उसके पास काफी मात्रा में अमृत थे, लेकिन सच्चीची को अवशोषित करने की गति अमृत को अवशोषित करने के प्रभाव से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा सच्चीची को अवशोषित करने के लिए उसे केवल अपने प्रयास की आवश्यकता थी और इसमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। चूंकि वह पहले से ही प्राचीन क्षेत्र में था, इसलिए अथर्व ने मार्शल कलाकारों से अवशोषण करने का निश्चय किया। धुंधली राजधानी पर्वत श्रृंखला सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि ये दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। धुंधली राजधानी पर्वत श्रृंखला के किनारे रात काफी हो चुकी थी। चांदनी में पेड़ों की शाखाएं बेतहाशा हिल रही थीं, मानो अनगिनत भूतिया पंजे आसमान को चीर रहे हों। रात की सीटी बजाती हवा और बीच बीच में जानवरों की दहाड़ के साथ पूरी पर्वत श्रृंखला में एक अजीब सा माहौल छा गया था।
एक चमकदार अलाव के सामने 6 आकृतियां जमीन पर आंखें बंद किए पालती मारकर बैठी थीं। इन 6 में से 3 मार्शल मास्टर स्तर की थीं और 3 मार्शल प्रशिक्षु। ये एक छोटी सी टीम होनी चाहिए जो प्राचीन क्षेत्र से मिस्टी कैपिटल पर्वत श्रृंखला में आई थी। गर्जन। इस समय जब छहों आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, ऊपर से एक तेज गर्जना हुई। जैसे ही छहों ने अपनी आंखें खोलीं, प्रकाश की एक पीली धारा चमक उठी और वहां पहुंची। मार्शल मास्टर के प्रथम स्तर के एक साधक को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई, उसके बाद तेज दर्द हुआ। एक प्रचंड ऊर्जा ने सीधे उसकी आत्मा की गहराइयों पर हमला किया और वह बेहोश हो गया। एक राक्षस जानवर हमला कर रहा है, भागो! बाकी 5 में से किसी ने चिल्लाया और उनके शरीर तुरंत पीछे की ओर भाग गए। हुश हुश हुश! अंधेरी रात के आसमान में 3 झुलसते उंगलियों के निशान उभर आए। एक तेज रोशनी गुजरी और एक प्रचंड शक्ति भड़क उठी। मार्शल ट्रेनी स्तर पर मौजूद तीनों साधकों के शरीर पर तुरंत 3 खूनी छेद हो गए और उनके शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। हरे वस्त्र में एक आकृति भी प्रकट हुई जो शेष 2 मार्शल मास्टर्स के सामने उतरी। आप कौन हैं? उन दोनों में से एक पहले स्तर का मार्शल मास्टर था और दूसरा दूसरे स्तर का मार्शल मास्टर। दूसरे स्तर का मार्शल मास्टर एक आकृति को प्रकट होते देख एकदम से चौंक गया और उसने चौंक कर पूछा, तुम्हें बताना बेकार है, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्के से कहा। उसकी सच्ची क्यूई तेजी से उभर रही थी। एक पीले भूरे रंग का हथेली का निशान बिजली की तरह चमक उठा। सिर्फ पहले दर्जे का मार्शल मास्टर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही हरे वस्त्रधारी ने हमला किया, दूसरे दर्जे के मार्शल मास्टर ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की ताकत और साधना को पहचान लिया। वह सिर्फ पहले दर्जे का मार्शल मास्टर था। उसने ठंडी सांस ली और हमले का सामना करने के लिए अपनी हथेली का निशान बनाया। उसी समय बचा हुआ प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर हरे वस्त्रधारी आकृति को घेरकर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा कि उसके सामने एक हल्के पीले रंग का छोटा सा सांप उसका रास्ता रोक रहा है और उसके पीछे एक विशाल सफेद राक्षस उसे गौर से घूर रहा है। टकराना! तभी सामने की 2 हथेलियों के निशान जोर से टकराए। एक जोरदार बल बाहर निकला और बिखरी हुई ऊर्जा ने आसपास की हवा में धूल उड़ा दी। धप 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 धप! एक जबरदस्त बल बरसा और दूसरे दर्जे का मार्शल मास्टर कई कदम पीछे हट गया और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति को अविश्वास से घूरने लगा। पहले दर्जे के मार्शल मास्टर जैसी ताकत से प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उसकी शक्ति को दबाने में सक्षम था। भाड़ में जाओ! दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर ने ठंडी सांस ली, अपने शरीर को स्थिर किया और हाथों की एक मुहर बनाई। फिर उसने जल्दी से अपनी हथेलियां फैलाईं और फिर उन्हें कसकर भींच लिया। पृथ्वी गुण वाली सच्ची ची की एक लहर निकली और उसकी मुट्ठियों को ढंक लिया। उसने जमीन पर अपने पैर से जोर से ठोकर मारी और प्रकाश की एक धारा की तरह वह अथर्व की ओर तेजी से बढ़ा। अथर्व ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा, उसे अपनी ताकत का पूरा एहसास था। हालांकि वह एक प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर था, फिर भी उसकी ताकत प्रतिद्वंद्वी के दूसरे स्तरीय मार्शल मास्टर से कम नहीं थी। यह उसकी चौड़ी और मोटी मध्याह्न रेखाओं और विशाल डेंटियन क्यू सागर का लाभ था। एक प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर के रूप में अपनी वर्तमान साधना शक्ति के साथ पूरी तरह से सच्ची क्यूई पर निर्भर रहते हुए भी वह शायद तीसरे स्तरीय मार्शल मास्टर के सामने अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। एक शांत व्यंग्य के बाद अथर्व के चेहरे पर एक फीकी, अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक पल बाद अचानक उसे फैलाकर धीरे से चिल्लाया, खा जाओ! अथर्व की चीख के साथ ही उसकी हथेली से अचानक एक अजीब सी शक्ति फूट पड़ी। ये शक्ति बहुत ही अजीब थी। अथर्व की हथेली से फूटने के बाद यह जोर से बाहर नहीं निकली, बल्कि अथर्व की हथेली में हवा के एक गहरे भंवर की तरह सीटी बजाती और घूमती रही और फिर दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर की हथेली के निशान पर जोर से टकराए। हिस! एक धीमी सी आवाज के साथ दूसरे दर्जे के मार्शल मास्टर के चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। उनका शरीर तुरंत एक लकड़ी के खंभे की तरह वहीं जड़वत हो गया, मानो किसी अदृश्य विशाल शक्ति से बंधा हुआ हो और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ। स्टॉप्ड! इस समय केवल दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर को ही पता था कि क्या हो रहा है। उसकी हथेली में ऐसा लग रहा था जैसे उसके शक्तिशाली प्रहार को प्रतिद्वंद्वी ने सीधे निगल लिया हो। इस समय प्रतिद्वंद्वी की हथेली के निशान पर एक ऐसा प्रचंड बल था जिसका वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, जो उसकी हथेली के माध्यम से उसके पूरे शरीर में मौजूद सच्ची ची को निगल रहा था। उसके डेंटियन ची सागर में मौजूद सच्ची ची पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी और प्रतिद्वंद्वी की हथेली के निशान में बेतहाशा बढ़ रही थी। उसकी मेरिडियन को भरने वाली विशाल सच्ची ची इतनी फूल गई मानो फटने वाली हो। रुको रुको, तुम कौन हो? मेरी सच्ची क्यूई मत खाओ! दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह तुरंत ही भयभीत हो गया। इस समय उसका शरीर भी निर्जलित होता हुआ धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर में तीव्र दर्द के कारण वह चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि अथर्व ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
उसकी सच्ची ची उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और प्रतिद्वंद्वी के शरीर से विशाल सच्ची ची ऊर्जा को तेजी से निगल रही थी। मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद वह पहले से ही प्रतिद्वंद्वी के हमलों से अप्रत्यक्ष रूप से सच्ची ची को निगलने में सक्षम था। जब तक प्रतिद्वंद्वी की शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी कि वह उसे सहन न कर सके, वह उसे निगल सकता था। ये यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट का सबसे भयानक पहलू था। धमाका। आसपास से एक जोरदार धमाका हुआ। बचे हुए पहले स्तर के मार्शल मास्टर को स्काई विंग स्नो लान ने जोरदार टक्कर मारी। उसका शरीर एक ऊंचे पेड़ से जोर से टकराया और मुंह में ताज़ा खून की एक बूंद सीधे फूट पड़ी। हुश हुश। छोटे ड्रैगन का छोटा सा शरीर रोशनी की एक किरण में बदल गया, फिर हवा के विपरीत दिशा में बढ़ता हुआ और देखते ही देखते हवा में 80 मीटर बड़ा हो गया। उसके विशाल शरीर से एक तेज आभा निकली जिसमें खूनी गंध थी। उसने पहले स्तर के मार्शल मास्टर को एक ही बार में अपने पेट में निगल लिया। एक क्षण बाद अथर्व ने अपने हाथ का निशान वापस खींच लिया। उसके सामने दूसरे दर्जे का मार्शल मास्टर पहले ही एक आकार छोटा हो चुका था। उसका पूरा शरीर मानो एक पल में बूढ़ा हो गया था और वह कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस व्यक्ति के शरीर से एक भंडारण अंगूठी लेने के बाद अथर्व ने लाश को स्काई विंग स्नो लान को निगलने के लिए सौंप दिया। इन 6 लोगों में से अथर्व को कुल मिलाकर केवल 2 स्टोरेज बैग मिले। फसल औसत थी लेकिन स्वीकार्य थी। चल दर। संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अथर्व ने स्काई विंग स्नो लान की पीठ पर छलांग लगा दी और वह व्यक्ति और 2 जानवर तुरंत मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से चले गए। स्काई विंग स्नो लान की पीठ पर अथर्व ने अपने शरीर में समाहित सच्ची ची ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 9वें स्तर के मार्शल योद्धा चरण में एक प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर साधक को निगलने से वह लगभग विस्फोटित हो गया था। अपनी वर्तमान प्रथम स्तर की मार्शल मास्टर साधना में एक द्वितीय स्तर के मार्शल मास्टर को निगलने से सच्ची ची ऊर्जा उसकी सहनशीलता की सीमा के भीतर थी। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सके तो वह द्वितीय स्तर के मार्शल मास्टर चरण तक पहुंच सकता है। सुबह सुबह वह व्यक्ति और 2 जानवर उड़ती आत्मा संप्रदाय में लौट आए। अथर्व तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया और एकांत में जाकर भस्म की गई सच्ची क्यूई को परिष्कृत किया। इस दौरान उड़नशील आत्मा संप्रदाय में चहल पहल थी। सभी शिष्य या तो सच्ची ची साधना कर रहे थे या युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे। प्रशिक्षण स्थल पर युद्ध तमाशों की आवाज़ें अंतहीन थीं और सभी का उत्साह अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था। इस माहौल में थोड़ी बेहतर प्रतिभा वाले शिष्यों ने आश्चर्यजनक प्रगति की। हालांकि उड़ती आत्मा संप्रदाय के भीतर यहां तक कि मूल काली तलवार संप्रदाय से आत्मसमर्पण कर चुके शिष्यों में भी अगर असाधारण प्रतिभा की बात की जाए तो वास्तव में कोई नहीं था। असाधारण प्रतिभावान शिष्यों पर लंबे समय से बड़े संप्रदायों और गुटों का एकाधिकार था। छोटे संप्रदायों और गुटों के लिए असाधारण प्रतिभावान शिष्यों की भर्ती करना आमतौर पर असंभव था। कभी कभार जाल से फिसली हुई मछली का सामना संभव था। 3 दिन बाद जिस गुफा में अथर्व था वहां एक चमकदार पीली रोशनी फैल गई। अथर्व का पूरा शरीर सीधे उस रोशनी में लिपटा हुआ था। अथर्व के शरीर के भीतर भस्म हो चुकी सच्ची क्यूई को यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था, जो शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी, जो उसके डेंटियन क्यूई सागर में प्रवेश कर रही थी। एक क्षण बाद अथर्व की मेरिडियंस फूल गईं, सच्ची क्यूई से भर गईं। गुफा के भीतर का प्रकाश और भी तेज हो गया। जैसे जैसे उसकी मेरिडियंस फैलती गईं, तेज दर्द की लहरें उठने लगीं। संपीड़न करो, मेरे लिए तोड़ दो। अथर्व के मुंह से एक धीमी सी दहाड़ निकली। उसी समय अथर्व का आभामंडल भी अचानक बढ़ गया। टकराना। डेंटियन क्यू सागर के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई और फिर अथर्व के चारों ओर का प्रकाश प्राकृतिक ऊर्जा की एक लहर के साथ मिश्रित हो गया, जो उसके सभी छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसका शरीर एक बार फिर से गढ़ा गया। हर सफलता के साथ उसके आंतरिक अंगों, हड्डियों और मांसपेशियों को काफी फायदा हुआ। कई घंटे बाद अथर्व ने धीरे धीरे साधना बंद कर दी। उसने अपने डेंटियन क्यू सागर से एक घूंट गंदी हवा बाहर निकाली। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमकी, जो एक पल बाद गायब हो गई। इस समय अथर्व पहले से ही दूसरे स्तर का मार्शल मास्टर था। उसकी साधना गति इतनी भयानक हो गई थी। अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में सच्ची ची का अनुभव करते हुए अथर्व मुस्कुराया और अपने होठों को भींच लिया। इस बार उसने सीधे शक्ति के एक स्तर को तोड़ दिया था। अगले कुछ समय तक वह सच्ची ची में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके शरीर को भी समायोजित और अनुकूलित करने की आवश्यकता थी। इतनी तीव्र साधना गति के साथ वह शायद कई लोगों से बेजोड़ था। पवन के पंथ का अभ्यास जारी रखें। गुप्त कक्ष से निकलने के बाद अथर्व को गौरव और अन्य लोगों से पता चला कि कई बुजुर्ग भी साधना के लिए एकांतवास में चले गए थे और केवल श्री सीता को उड़नशील आत्मा संप्रदाय की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। कई अन्य शिष्यों ने भी एकांतवास में जाने का निर्णय लिया था और सभी का लक्ष्य आधे वर्ष के बाद उड़नशील आत्मा संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों की श्रेणी में शामिल होना था। उड़ती आत्मा संप्रदाय की सामान्य स्थिति को समझने के बाद अथर्व पवन के पंखों का अभ्यास करने के लिए फिर से पीछे के पहाड़ पर चला गया।
वह बार बार अभ्यास करता, हर बार गिरता, चोट खाता और सूझ जाता, लेकिन हर बार वह प्रगति भी कर रहा था। फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत से कुछ ही घंटों की दूरी पर मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे एक संप्रदाय था जो कुछ हद तक प्रसिद्ध था। वह था राक्षस संप्रदाय। राक्षस संप्रदाय में कई मार्शल सोल विशेषज्ञ थे और संप्रदाय में कई शिष्य भी थे, कम से कम 500 से ज्यादा। सौली के दायरे में आने वाला क्षेत्र राक्षस संप्रदाय का क्षेत्र था, जिसमें मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे का क्षेत्र भी शामिल था, जो उनका क्षेत्र था। सामान्यतः आसपास के विशेषज्ञ, यहाँ तक कि मार्शल सोल साधक भी राक्षस संप्रदाय को नहीं भड़काते थे। राक्षस संप्रदाय के लोग हमेशा से ही अहंकारी और दबंग रहे हैं। जब तक कोई इस धुंध राजधानी पर्वत श्रृंखला के किनारे पर नहीं रहना चाहता, राक्षस संप्रदाय के लोगों को भड़काने से बहुत परेशानी हो सकती थी। एक बड़े हॉल में सजावट अच्छी थी। इस समय वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा ज्यादा अलग नहीं थी। लगभग सभी मार्शल सोल साधक थे। हॉल के शीर्ष पर लगभग 40 साल का एक विशालकाय व्यक्ति बैठा था, जिसने एक चुस्त लंबा चोगा पहना हुआ था। उसके चौड़े कंधे और मोटी भुजाएं थीं और उसका पूरा शरीर मानो किसी विस्तारित शक्ति से भरा हुआ था और उसका आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली था। ये व्यक्ति मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह राक्षस संप्रदाय का संप्रदाय गुरु डेंग फेंगलियांग था, जिसके पास 8वें स्तर की मार्शल सोल साधना शक्ति थी। इस आसपास के क्षेत्र में वह एक पूर्ण विशेषज्ञ भी था। संप्रदाय गुरु, उड़ती आत्मा संप्रदाय में परिवर्तन आ गया है। मेरे चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है और यहाँ तक कि काली तलवार संप्रदाय ने भी अब उड़ती आत्मा संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हॉल के दाईं ओर काले लंबे वस्त्र में एक बड़े आदमी ने कहा, उड़नशील आत्मा संप्रदाय में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? डेंग फेंगलियांग थोड़ा हैरान हुआ। उसकी जानकारी के अनुसार उड़नशील आत्मा संप्रदाय की ताकत का जिक्र करने लायक नहीं थी। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा। मैंने सुना है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति उड़नशील आत्मा संप्रदाय में आया था। उस शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान कोई नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि उसकी शक्ति बहुत अधिक है, काले लंबे वस्त्र वाले बड़े आदमी ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उड़न आत्मा संप्रदाय ने हमारे राक्षस संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत की। पता चला कि उनके पास एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तुरंत जांच करो और देखो कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कैसी है। ये भी जांच करो कि उड़न आत्मा संप्रदाय का गुप्त कक्ष खोला गया है या नहीं। यही हमें प्राप्त करना है। अगर उस गुप्त कक्ष को बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता तो मैं पहले ही उनके उड़न आत्मा संप्रदाय को नष्ट कर देता, डेंग फेंगलियांग ने कहा। 3 दिन बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे वाले पहाड़ पर अथर्व हवा में ऊपर उठा। एक उमड़ती हुई वायु तत्व ऊर्जा ने चारों ओर को भर दिया। इसी समय अथर्व की पीठ पर पतली हवा से ऊर्जा पंखों का एक जोड़ा संघनित हुआ। जैसे ही पंखों में कंपन हुआ, एक सीटी जैसी हवा का प्रवाह फैल गया और अथर्व का शरीर हवा में उड़ता हुआ एक उड़ते हुए बाज की तरह उड़ने लगा। इस समय अथर्व के पीछे संघनित ऊर्जा पंख अब बेढंगे नहीं रहे। वे पूरी तरह से पारदर्शी सफेद पंखों का एक जोड़ा बन गए थे। सच्ची की हुई ऊर्जा की रेखाएं संघनित होकर पंखों पर पंखों की तरह व्यवस्थित होकर पैटर्न बना रही थीं। पंख फैल गए और लगभग 2 मीटर चौड़े हो गए। जैसे ही पंखों में कंपन हुआ, अथर्व हवा में उड़ गया और तुरंत आकाश में एक चाप बना। आखिरकार सफलता मिली। अथर्व बेहद उत्साहित दिख रहा था, अपनी पीठ पर ऊर्जा पंखों को नियंत्रित कर रहा था और वायु तत्व की मदद से लगातार हवा में उड़ रहा था। टकराना। शायद ज्यादा उत्साहित होकर अथर्व अनजाने में जंगल के एक हिस्से के पास पहुंच गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक बड़े पेड़ से जोर से टकराया, जिससे उसे अचानक तारे दिखाई देने लगे और वह पेड़ से नीचे फिसल गया। अथर्व उदास होकर ऊपर चढ़ गया। यह अत्यधिक खुशी के दुख में बदल जाने का नतीजा था। वह आत्महीनता से मुस्कुराया, लेकिन उसका मन उत्साह से भर गया। इन पवन पंखों के साथ भविष्य में उसके बच निकलने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अथर्व ने चुपचाप आगे देखा, फिर एक हाथ की मुहर बनाई, जिससे लकड़ी तत्व ऊर्जा का प्रवाह इकट्ठा हुआ। लकड़ी की जेल की बेड़ियां। अथर्व ने हल्के से चिल्लाते हुए एक हाथ की मुहर निकाली। आगे के खाली स्थान में शून्य कंपन हुआ और एक चमकदार हरी रोशनी बाहर की ओर फैल गई, जो तुरंत कटोरे के आकार के 5 लकड़ी के खूंटों में बदल गई, जो एक साथ तेज गति से घूमते हुए केंद्रीय स्थान को घेर रहे थे। संकुचित स्थान में हवा का प्रवाह सीटी बजा रहा था और एक शक्तिशाली आभा नीचे की ओर दबाव डाल रही थी, जो सीधे अंतरिक्ष के इस हिस्से को घेर रही थी। मेरे लिए तोड़ दो, अथर्व ने अपने हाथ की सील कसते हुए दहाड़ा। सच्ची क्यूई का एक उभार बाहर निकला, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ बाहर निकला। फिर 5 तेज गति से घूमते हुए लकड़ी के खूंटों में जोरदार टक्कर हुई। बैंग बैंग, ऊर्जा हवा में फैल गई, विस्फोट हुआ, जिससे कंपन करते हुए अंतरिक्ष में तीव्र तरंगें पैदा हुईं। हरी ऊर्जा का एक टुकड़ा आतिशबाजी की तरह बिखर गया। इसे बमुश्किल गेटिंग स्टार्टेड माना जा सकता है। अथर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
काष्ठ तत्व युद्ध कौशल, काष्ठ कारागार बेड़ियां को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई मानी जा सकती थी। अब से उसके पंचतत्व युद्ध कौशल पूर्ण हो गए थे। नीला आत्मा कवच रक्षा युद्ध कौशल को जोड़ने पर अब उसके पास केवल गति युद्ध कौशल की कमी थी।